आज हेडिंग डालिएगा ट्रैक्शन एंड ट्रैक्टिव एफर्ट। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी ट्रैक्शन एंड ट्रैक्शन एंड ट्रैक्टिव एफर्ट। क्वेश्चन लगाया क्या? कोई दिक्कत तो नहीं आई कहीं पे? ठीक है, कौन सी क्यूबिकल पैराबोला के? अच्छा एनालिसिस, हाँ कम आएंगे। ऑब्वियसली बात है, कभी आ भी सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि नहीं आएंगे, आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन आएंगे। हाँ, अगर ये रेट का एग्जाम दोगे तो वहाँ तो आते हैं इससे। ठीक है, बाकी ज्योमेट्री डिजाइन से चीज़ें बन गई ना, ऐसे दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए ट्रैक्शन एंड ट्रैक्टिव एफर्ट की हम बात करते हैं। थर्ड यूनिट है आपकी यहाँ पे, और ये यूनिट भी अगेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये 3 यूनिट अगर आपने अच्छे से कर ली, और चौथी यूनिट पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग का जितना पढ़ाऊंगा उतना ही पढ़ना उसमें। ठीक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं ले जाना उसको, उतना कर लोगे तो। आवाज़ स्लो है, वॉल्यूम तो यहाँ से मैंने फुली फुली रखा पूरा। आवाज़ स्लो कैसे हुई? हाँ, एक बार आप ना ईयरफोन यूज करिए, वॉल्यूम लो बोल रहे हैं। अगर ईयरफोन यूज कर रखे हैं आप लोगों ने? अब आ रही? अगर मैं यहाँ से बोलूँ तो अब आवाज़ आ रही? अब ठीक है? ओके, तो मैं भी इसकी वजह से हो रहा होगा, तो मैं इसके ऊपर ही लगा देता हूँ। ठीक है, अपनी साइड की तरफ। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ट्रैक्शन एंड ट्रैक्टिव एफर्ट आपने यूनिट डाली, हेडिंग। सबसे पहली बात तो देखिए ट्रैक्शन ये होता क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करें स्टार्ट? तैयार हो गया लंच खाना खा के आगे? 1.5 घंटे तुम लोग खाते क्या हो पहले तो ये बताओ मुझे। कहाँ कहाँ आइस बीटी? अनुराग चौक कौन सा? अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ मत जाते हो? 45 मिनट कब चढ़ा था सर ने? पौने 1 पे छोड़ा सर ने? ओके, हाँ वो तो मेरे लगा। ओके, चलो ठीक है, कोई नहीं, अब तो खत्म ही नहीं, रेलवे आराम से करेंगे क्योंकि हमारे पास 3 दिन का टाइम है। लास्ट में 1 1 घंटे में 2 मिनट कर दूंगा जितना होता है। ठीक है, तो देखिए ट्रैक्शन एंड ट्रैक्टिव एफर्ट की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला तो आपका आता है ट्रैक्शन, ये होता क्या है। ठीक है, फिर ट्रैक्टिव एफर्ट में आएंगे। तो सिंपल सा यार, ट्रैक्शन आपका होता क्या है। ठीक है, ट्रैक्शन सबसे पहली बात है, ट्रैक्शन में आता है। ठीक है, देखिए अगर बात करूं मैं ट्रैक्शन की, तो जिस सोर्स से जिस सोर्स से लोकोमोटिव अपना पावर डिराइव करता है या एनर्जी डिराइव करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैक्शन बोलते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, जिस सोर्स से जो लोकोमोटिव या इंजन पावर डिराइव करेगा या एनर्जी डिराइव करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैक्शन बोलते हैं। अगर मैं बात करूं इन सोर्सेज की, तो कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं? हाँ, यस, सबसे पहला तो आपका हो सकता है स्टीम, हो सकता है इसका सोर्स। ठीक है, स्टीम के बाद सेकंड नंबर में हो सकता है क्या, इलेक्ट्रिक भी हो सकता है यस, उससे पहले लेकिन डीजल। ठीक है, स्टीम के बाद हो गया आपका डीजल। ठीक है, डीजल के बाद कोल से ही तो स्टीम स्टीम बनेगी। हाँ, ठीक है, स्टीम हो गया, डीजल हो गया, देन उसके बाद थर्ड हो गया आपका इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक सप्लाई। ठीक है, ये सारे के सारे सोर्स हो सकते हैं जिससे कि ट्रैक्शन जनरेट हो सकता है। इसमें लोकोमोटिव में ट्रैक्शन को बोलते हैं एनर्जी या पावर। ठीक है, जो कि आपका लोकोमोटिव या इंजन डिराइव करेगा इन फॉलोइंग सोर्सेज से, जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहला स्टीम हो गया, फिर हो गया डीजल, एंड देन इलेक्ट्रिक सप्लाई। एक बार जेईई के क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया कि इन जो सोर्सेज यहाँ पे दिए गए हैं, इन सोर्सेज में से सबसे एफिशिएंट सोर्स कौन सा है, कौन सबसे ज्यादा मैक्सिमम पावर कैरी करेगा? सिंपल, नहीं, इलेक्ट्रिक सोर्स है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रिक सोर्स आपका सबसे पावरफुल सोर्स है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इसके सामने, इट इज द मोस्ट पावरफुल, मोस्ट पावरफुल, या इसी को मैं बोल सकता हूँ एफिशिएंट, एफिशिएंट या मैक्सिमम लोड अगर कोई कैरी करने की बात चलेगी, तो सिंपल सी बात है,
ये आपका रहेगा इलेक्ट्रिक सप्लाई। आरआरबी जेई का ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया लगा, ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है वो कि इन सोर्सेज में से सबसे ज्यादा एफिशिएंट या सबसे ज्यादा पावरफुल या सबसे ज्यादा लोड कौन कैरी करेगा, ये करेगा आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई वाला। समझ गए ट्रैक्शन के बारे में। इसकी डेफिनेशन लिखिए, देन उसके बाद ये तीनों सोर्सेज आप लोग लिखिएगा डेफिनेशन के बाद, ठीक है। ये हो गया आपके सोर्सेज, ठीक है। आप लिखिए डेफिनेशन इसकी, लिखिए ट्रैक्शन इज द सोर्स, traction is the source through which the source through which the source through which the locomotive ब्रैकेट में लिखिएगा इंजन derives power, इंजन derives power, ठीक है। लोकोमोटिव ऑब्लिक इंजन derives power, that source is called as the traction। और जो डिफरेंट सोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है इनके बारे में लिखिएगा, सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। ये सारे सोर्सेज के बारे में लिख लीजिए एक बार, देन उसके बाद हम लोग आते हैं ट्रैक्टिव एफर्ट में। सिंपल डेफिनेशन में घुमाएगा ट्रैक्टिव एफर्ट, ट्रैक्शन, हॉलिंग कैपेसिटी, किसी एक की डेफिनेशन दे देगा, ऑप्शन में डाल देगा। आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों चीजें डिफरेंट हैं और सबकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ट्रैक्शन ध्यान रखना सोर्स, फिर अभी आते हैं ट्रैक्टिव एफर्ट में, बाद में हॉलिंग कैपेसिटी भी पढ़ेंगे उसके बाद, ठीक है। रेलवे आप लोग का अच्छे से हो गया, मतलब ना आराम से सही निपट जाएगा रेलवे। टाइम भी कौन सा था, मैक्सिमम लोड लिखा है लास्ट में, मैक्सिमम लोड लिखा है, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट एफिशिएंट एंड मैक्सिमम लोड, ठीक है। और अगर आप देख भी पाओगे तो इलेक्ट्रिक सप्लाई वाली ट्रेन अभी के टाइम पे हमारे यहाँ पे ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रेन हैं जो कि इलेक्ट्रिक सप्लाई से चलती है। मेट्रो तो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक सप्लाई पर ही डिपेंडेंट है, पूरी मेट्रो, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है एफिशिएंट है। हाँ, वाइडली लाइट इनका ना, देखो इनका पावर ग्रिड सिस्टम ही अलग रहता है। ये आपका जनरल पावर ग्रिड पे काम नहीं करती कि हमारा पावर ग्रिड है वो यूज़ कर रहे हैं, ये इसमें नहीं चलता काम इनका पावर ग्रिड सिस्टम ही अलग रहता है। अब चली गई लाइट तो उनका फिर उसके बाद बैकअप भी रहता होगा कुछ, है ना, कुछ टाइम तक बैकअप है। और इतना लंबा लाइट नहीं कटती इनकी, उसमें आ जाती है लाइट इनकी, ठीक है ना, इनका ट्रेन में। हाँ, कुछ अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ गई तो अब ऐसी बातें, फिर जब तक नहीं बनेगी तब तक वेट करना पड़ेगा, है ना। हाँ, डिसएडवांटेजेस तो हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं देखा गया है कि लाइट फेलियर की वजह से आपका ट्रेन को दिक्कत आई हो, ऐसा बहुत, मैंने तो अभी तक कोई केस ऐसा सुना नहीं। कम ही है, बहुत माइनर केसेस ही होंगे, मेजर केसेस ऐसे कभी नहीं सुने गए अभी तक, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका ट्रैक्टिव एफर्ट। अब देखिए सोर्स आपका पता चल गया, ठीक है, यानी ट्रैक्शन यानी फोर्स आपने जनरेट कर दिया। अब ये फोर्स आपका लोकोमोटिव जो आपका फोर्स जनरेट कर रहा है या इंजन जो फोर्स जनरेट कर रहा है वो किस पे ट्रांसफर होगा, किसको पुश करेगा, ड्राइविंग व्हील को ना। तो जो ड्राइविंग व्हील में जो फोर्स ट्रांसफर हुआ फ्रॉम द लोकोमोटिव, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रैक्टिव एफर्ट, ठीक है। तो सोर्सेज से आपने क्या जनरेट करा, ट्रैक्शन जनरेट किया। ट्रैक्शन होती है एनर्जी या पावर, और उस पावर को आपने अप्लाई करवाया किसमें, व्हील पे, यानी जो आपकी पावर जनरेट हुई वो अप्लाई हुई व्हील्स पे। दैट पावर या फोर्स इज कॉल्ड एज द ट्रैक्टिव एफर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा ट्रैक्टिव एफर्ट, ट्रैक्टिव एफर्ट, इसमें लिखिए इट इज द फोर्स, इट इज द फोर्स applied by लोकोमोटिव, ब्रैकेट में इसी को लिख रहा हूं मैं, इंजन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इट इज द फोर्स अप्लाइड बाय लोकोमोटिव ऑन द ड्राइविंग व्हील्स, ऑन द ड्राइविंग व्हील्स, ठीक है। तो ट्रैक्टिव एफर्ट इज द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द लोकोमोटिव और इंजन ऑन द ड्राइव व्हील। अगर आपको ट्रेन को कभी भी एफिशिएंटली क्या कराना है, मूव करवाना है, तो ध्यान रखना हमेशा ट्रैक्टिव जो एफर्ट है
दैट ट्रैक्टिव एफर्ट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू द रेजिस्टेंस। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जो रेजिस्टेंस आपके हो सकते हैं, जो भी पॉसिबल रेजिस्टेंस है, उन पॉसिबल रेजिस्टेंस से ट्रैक्टिव एफर्ट हमेशा ही ज्यादा होना चाहिए, ऐसा आपको ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल, जैसे उन्होंने एक रेजिस्टेंस बोला, फ्रिक्शन बोला, उसी के साथ साथ रेजिस्टेंस आपका एक कर्व भी रेजिस्टेंस है नहीं है, या विंड हो गया। ठीक है, विंड एक रेजिस्टेंस है जो कि ट्रेन के मूवमेंट को अफेक्ट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स डायरेक्शन, सिंपल सी बात है। ठीक है, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी वो। सेकंड आपका मैं बोल सकता हूँ कर्व, कर्व तो ऑब्वियसली बात है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता ही करता है। ठीक है, अगला अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ग्रेडियंट, जो ग्रेडियंट आपने दे रखे हैं, ठीक है, उन ग्रेडियंट में भी आपको क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हमेशा ट्रैक्टिव एफर्ट रेजिस्टेंस से ज्यादा होना चाहिए, जिससे कि आपकी जो ट्रेन है वो एफिशिएंटली मूव कर पाए। समझ गए ना? ठीक है, इसके नीचे लिखिएगा, उसके बाद ट्रैक्टिव एफर्ट हेडिंग के बाद लिखिएगा। इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, होपफुली लिख लिया होगा तुमने। ठीक है, अभी ट्रैक्टिव एफर्ट के बारे में बात करते हैं कि आपका होता कितना है। ठीक है, ट्रैक्टिव एफर्ट फॉर ट्रैक्टिव एफर्ट टीई फॉर टू सिलेंडर स्टीम इंजन, टू सिलेंडर स्टीम इंजन। अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट सिलेंडर्स में ये पूछता है, मोस्ट कॉमन आपका ये है। मैं इसका डिराइव भी करवा दूंगा अभी, कैसे ये निकल के आता है, सिंपल सा डेरिवेशन है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप जितने भी सिलेंडर यूज करो, आप लोग क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो। मोस्ट कॉमन लेकिन ये पहले मैं इसी को लिखा रहा हूँ, इसका फॉर्मूला भी लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम में बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन आ रखे हैं आपके, आप देखोगे यूपीएससी या प्रीवियस ईयर में भी शायद क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए होंगे। यस, ट्रैक्टिव एफर्ट टीई फॉर टू सिलेंडर स्टीम इंजन, दो सिलेंडर स्टीम इंजन यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, इसके लिए ट्रैक्टिव एफर्ट आपका कितना निकल के आएगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो फॉर्मूला आपका होता है, दैट टीई, कैपिटल टीई करो या स्मॉल टीई करो, एक ही बात है। ठीक है, मैं कैपिटल टी नीचे लिख रहा हूँ, टीई इज इक्वल टू पी डी स्क्वायर एल अपॉन कैपिटल डी। ये होता है आपका ट्रैक्टिव एफर्ट, ट्रैक्टिव एफर्ट फॉर टू सिलेंडर स्टीम इंजन। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, वेर P is the, that is the pressure difference between two sides of cylinder, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे हो गया P। ठीक है, अगर मैं बात करूं D, तो ये D होता है आपका स्मॉल d। ठीक है, दैट इज द डाया ऑफ पिस्टन, पिस्टन जो होगा उसका डायमीटर, दैट इज स्मॉल d। ठीक है, अगर मैं बात करूं कैपिटल L की, तो ये होता है आपका लेंथ ऑफ स्ट्रोक, लेंथ ऑफ स्ट्रोक। और फाइनली मैं अगर बात करूं यहाँ पे कैपिटल डी की, तो दैट इज द डायमीटर ऑफ व्हील, डायमीटर ऑफ व्हील। ये सारे का सारे आपके यहाँ पे नोटेशंस हैं। पहला अगर मैं बात करूँ फॉर्मूले की, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पी डी स्क्वायर एल अपॉन कैपिटल डी। ठीक है, P इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दी टू साइड्स ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, D इज द डायमीटर ऑफ द पिस्टन, और L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, और कैपिटल D की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इट इज द, यस, डाया ऑफ द व्हील। ठीक है, पहली बात तो समझते हैं कि प्रेशर डिफरेंस या ये जो लेंथ ऑफ द स्ट्रोक की बात चल रही है, ये है क्या आखिर। ठीक है, देखो पहले मैं जस्ट आपको एक बेसिक सा एग्जांपल से समझा रहा हूँ। आपने साइकिल में जो हवा भरते हैं वो वाला पंप, या फुटबॉल में जो हवा भरते हैं वो पंप देखा ही होगा, ऑब्वियसली बात है ना, वो पंप आपने देखा होगा। यस, ठीक है, ये देखिए ये पिस्टन है, दिस इज द पिस्टन, और इसके साइड्स आपका वन वन ये है। ठीक है, और टू टू साइड्स आपका यहाँ पे है, टू टू साइड्स आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो जब आप क्या करते हो यहाँ पे, जब आप यहाँ पे हवा भरते हो, तो ऑब्वियसली बात है पहले आप क्या करते हो, प्रेस करते हो उसको नीचे। ठीक है, यानी आपने क्या करा, इसको यहाँ पे ये प्रेस किया,
देन उसके बाद आपने क्या करा, उसको लिफ्ट किया ऊपर, ठीक है। दोनों ही में ही आपका एफर्ट लग रहा है, दोनों ही केसेस में हवा भर पा रहे हो आप, कि एक केस में आप क्या कर रहे हो, एक्सर्ट कर रहे हो, देन उसके बाद उसको क्या कर रहे हो, हाँ उसको पुल कर रहे हो, ठीक है। आपने क्या करा, इसको पुल किया, अपवर्ड डायरेक्शन में इसको पुल किया। दिस इज द लेंथ ऑफ द पिस्टन, ये आपका लेंथ ऑफ द पिस्टन है, ठीक है। या डिस्प्लेसमेंट आप बोल सकते हो, इतना डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। हाँ, एक बार नीचे किया आपने, एक बार इसको ऊपर किया। तो ध्यान रखना, एक साइकिल या एक स्ट्रोक तभी कंप्लीट होता है जब आप उसको एक बार पुश करोगे और एक बार उसको क्या करोगे, पुल करोगे। तो दैट इज दी वन स्ट्रोक या वन साइकिल, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक साइकिल में या एक स्ट्रोक में कितनी लेंथ तय हुई, तो ऑब्वियसली बात है 2 टाइम्स ऑफ एल, ठीक है। तो वन साइकिल इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं तो वन साइकिल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ एल, ठीक है। ये होती है आपकी एक साइकिल। अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ सिलेंडर, तो जब आप क्या करोगे, प्रेशर आप वहां पे क्या करोगे, एक्सर्ट करोगे या प्रेशर को वहां पे क्या करोगे, स्टोर करोगे, तो जो आपका 1 1 और 2 2 के बीच में जितना प्रेशर आपका डिफरेंस होगा, जितना प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, स्टोर होगा, दैट इज कॉल्ड एज दी पी, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। डी इज दी, हाँ सिलेंडर कैसा होता है, नहीं देखा आप लोगों ने, यहाँ से पाँव से दबाते हो, हाँ तो नीचे एक ऊपर साइड होती है, एक नीचे साइड होती है, वही देखा होगा ना आपने, तभी मैंने बेसिक एग्जांपल दिया। साइकिल में भी हवा भरने के लिए वही यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। एक तो गोल वाला आता है, छोटा सा आता है, एक आपका दूसरा भी होता है, जिसमें कि जस्ट दो पाँव एक साइड से दबाते हैं, एक साइड दबाते हैं, देन उसके बाद नीचे प्रेस करते हैं एंड देन ऊपर प्रेस करते हैं, ठीक है ना। तो साइड से आपके ऊपर एंड नीचे। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डायमीटर, तो डी इज द डाई ऑफ द पिस्टन, दिस इज द डाई ऑफ द पिस्टन, और एल आपका है यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रोक, और डी इज द डाई ऑफ द व्हील, कैपिटल, ठीक है। तो दिस इज द, ये आपका बेसिक है किसके बारे में, ट्रैक्टिव एफर्ट फॉर टू सिलेंडर स्टीम इंजन। एक बार इसको कर लो, इसके बाद मैं क्या कराता हूँ आपको। अब देखिए सिलेंडर कितने भी लगे हों, 3 लगे हों, 4 लगे हों, फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। तो जितने भी सिलेंडर्स की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे ये 2 स्ट्रोक वाला ही निकालते हैं, ठीक है, जिसमें आपका 2 स्ट्रोक नहीं 2 सिलेंडर वाला निकालते हैं। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे 1 सिलेंडर अगर यूज किया है, अगर आपने n नंबर ऑफ सिलेंडर्स यूज करें तो उस केस में क्या आपका रहेगा ये ट्रैक्टिव एफर्ट का फॉर्मूला। इसलिए न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव जस्ट इस फॉर्मूले के बेस पे, पी डी स्क्वायर एल अपॉन डी, ये जस्ट फॉर्मूला भी एग्जाम में आया हुआ है, न्यूमेरिकल भी इसके बेस पे एग्जाम में आए हैं, ठीक है, ट्रैक्टिव एफर्ट का। तो हॉलिंग कैपेसिटी और ट्रैक्टिव एफर्ट यहाँ पे न्यूमेरिकल के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस में कर्व रेजिस्टेंस और ग्रेडियंट रेजिस्टेंस। ग्रेडियंट रेजिस्टेंस का तो मैंने कल न्यूमेरिकल करवाया भी था आपको, है ना, एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम जी टेन थीटा, है ना, वो करके मैंने करवाया था। तो ग्रेडियंट रेजिस्टेंस से भी क्वेश्चन आ रखे हैं और इससे भी, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। अभी देखते हैं कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैं करवाऊंगा अभी, एक दो हो गया ना। ओके ठीक है, इसको डिराइव कर लेते हैं, ठीक है, फॉर्मूले को ही डिराइव कर लेते हैं ताकि याद करने में भी इजी पड़ेगा आपको। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक साइड ले रहा हूँ पिस्टन, वन साइड में पिस्टन कंसिडर कर रहा हूँ, और सेकंड साइड में ले रहा हूँ व्हील, ठीक है। इनिशियल पोजीशन ऑफ जो पिस्टन है आपकी, 3 पोजीशन में लूंगा मैं पिस्टन को, दिस इज द सेकंड पोजीशन एंड दिस इज द थर्ड पोजीशन, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे व्हील की, ये व्हील है, ठीक है, एक ये वाला व्हील है, सबका साइज अलग अलग हो गया, एक ये व्हील है, ठीक है। गोला ऐसे ही बनता है, गोले को देख के तो नहीं ऐसे तुम लोग, दोबारा बना दूंगा, मेरे को हंसी बर्दाश्त नहीं है।
थोड़ा बहुत तो लगा ना व्हील जैसा हल्का फुल्का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन में जो आपका पिस्टन है, ये इनिशियल पोजीशन है पिस्टन की। ठीक है, जब आपका पिस्टन आपने यहाँ पे यूज किया तो ये इनिशियल पोजीशन है पिस्टन की। ठीक है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पिस्टन। यहाँ पे पिस्टन की इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लेंथ की और डायमीटर, जो लेंथ ऑफ स्ट्रोक है आपका, ठीक है, एल, दिस इज द एल एंड दिस इज द स्मॉल डी, डायमीटर ऑफ द पिस्टन। ठीक है, सिमिलर वे दिस इज स्मॉल डी एंड एल, एल एंड स्मॉल डी। ठीक है, जब इनिशियल पोजीशन में पिस्टन था, जब आपने कुछ नहीं किया, जब कोई आपने अभी काम करना स्टार्ट नहीं किया, ठीक है, तो उस पॉइंट पे, जो पॉइंट कोई मैं ले रहा हूँ इसमें व्हील पे, वो इस पॉइंट पे, इसके रिस्पेक्ट में हमें समझना है, पॉइंट आपका यहाँ पे है। ठीक है, इस इनिशियल पोजीशन ऑफ पिस्टन में आपने क्या करा, इसको बाहर की तरफ पुल किया। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, आपने कुछ एफर्ट लगाया यहाँ पे। ठीक है, आपने क्या करा, पिस्टन को बाहर की तरफ पुल किया, तो पिस्टन की पोजीशन जो आप पहुंच गई आपकी, दैट पोजीशन विल बी हियर नाउ। ये पोजीशन आपकी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, पिस्टन की पोजीशन यहाँ पहुंच गई, और पिस्टन की पोजीशन यहाँ पहुंचते ही जो आपका एलिमेंट है, वो एलिमेंट भी आपका मूव करना स्टार्ट करेगा। ऑब्वियसली बात है, एलिमेंट भी आपका मूव करना स्टार्ट करेगा। और फॉर एग्जांपल एलिमेंट अब यहाँ से मूव किया, ये एलिमेंट यानी व्हील आपका क्या हुआ, मूव करना स्टार्ट किया, और व्हील का जो एलिमेंट हमने कंसीडर करा हुआ है, वो एलिमेंट पहुंच गया अब यहाँ पे। ठीक है, इन द फर्स्ट पोजीशन, जब आपने यहाँ पे पिस्टन में एक यहाँ पे क्या करा, एक बार आपने इसको पुल किया बाहर की तरफ। ठीक है, देन उसके बाद फर्दर क्या होगा, अब ये अंदर की तरफ पुश होगा। ठीक है, तो अब इसकी पोजीशन अगेन वही पहुंच गई जो इनिशियल में थी। दिस इज द पोजीशन ऑफ द पिस्टन, ये पिस्टन की पोजीशन पहुंच गई। ठीक है, और जो आपका एलिमेंट है, ऑब्वियसली बात है, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। और एलिमेंट अगर मैं बात करूं, तो एलिमेंट पहुंच गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, यहाँ पे। ठीक है, यानी इसका मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है कि व्हील पे जो वर्क डन हो रहा है, वो डायरेक्टली रिलेटेड किसके किसके साथ है, पिस्टन पे वर्क डन के। बोल सकता हूँ ना मैं कि जितना पिस्टन पे वर्क डन होगा, उतना ही तो वर्क डन किस पे होगा, व्हील पे। सिंपल सी बात है, यही समझाना चाहता मैं अभी तक। ठीक है, तो मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ कि वर्क डन इन पिस्टन, वर्क डन इन पिस्टन इज इक्वल टू work done in wheel, work done in piston is equal to the work done in wheel। ये मैं लिख सकता हूँ आसानी से, क्योंकि जितना वर्क डन आपका पिस्टन में रहेगा, उतना ही वर्क डन आपका व्हील पे भी होगा। ठीक है, और वर्क डन इक्वल टू तो आपको पता ही है। ठीक है, आपको मैंने स्टील में बता रखा है ये चीज। तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका होता है वर्क डन इज इक्वल टू। ठीक है, और इसी को मैं लिख सकता हूँ, फोर्स को लिख सकता हूँ मैं प्रेशर इनटू एरिया इनटू हो गया आपका ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द वर्क डन। ठीक है, तो पिस्टन में जो आपका वर्क डन होगा, उस वर्क डन को हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इस प्रेशर को लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस बिटवीन, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन, रुको, नंबर ऑफ सिलेंडर पे तो लिखना पड़ेगा ना पहले, एक सिलेंडर के लिए नहीं है, एन नंबर ऑफ सिलेंडर्स के लिए, तो नंबर ऑफ सिलेंडर। ठीक है, नंबर ऑफ सिलेंडर इनटू, अब लिखो प्रेशर डिफरेंस बिटवीन, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एंड ऑफ सिलेंडर, एंड ऑफ सिलेंडर, दिस इज नंबर ऑफ सिलेंडर। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एंड ऑफ सिलेंडर इनटू एरिया, क्या है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट ही लिखूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट, इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ऑनलाइन दिख नहीं रहा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, जस्ट ऊपर का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लिख दिया, ब्लैक में तो लास्ट में लिखा। ठीक है, ऊपर पे लाइट पड़ रही है, अरे यार मैं कहाँ लिखूँ, इतना छोटा बोर्ड है, कहाँ से लाइट है, मैं दबाऊंगा ना, पता चला पूरा ही उड़ गया ये लाइट का ना। कहाँ से इस लाइट, ये वाला है क्या, ये है, एक बार ट्राई करें।
तो ये इसी के साथ कनेक्टेड है, ये तो पूरा ही कर देगा ना काम तुम्हारा भी। अंजना देखो एक बार यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, मेरे पास प्लीज कमेंट डेरिवेशन बड़ा हो गया, लाइट चमक तो रही है, मैंने जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे वर्क डन इक्वल टू लिखा है मैंने टॉप में, एक बार मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे वर्क डन इक्वल टू लिखा हुआ है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट टॉप में, ठीक है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखा है, फोर्स को मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रेशर इंटू एरिया, और डिस्प्लेसमेंट वैसे ही है, ठीक है, इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख दिया मैंने यहाँ पे। देन नीचे दिख ही रहा होगा यहाँ पे आपको कि यहाँ पे मैंने लिखा वर्क डन, वर्क डन इन पिस्टन को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो नंबर ऑफ सिलेंडर्स जो आपके यूज हो रहे हैं, जितने भी नंबर ऑफ सिलेंडर्स हैं, ठीक है, फिलहाल हम लोग 2 यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो हमने इससे पहले काम करा 2 यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ सिलेंडर्स इनटू प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एंड ऑफ सिलेंडर, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एंड ऑफ सिलेंडर इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये करना पड़ेगा, तो आपका निकल गया ये वर्क डन इन पिस्टन, दिस इज द वर्क डन इन पिस्टन, दैट इज इक्वल टू दी, दैट इज इक्वल टू दी, कोई चीज रिपीट करनी होगी आप बता देना, अगली बार से मैं थोड़ा सा ऊपर यहाँ लिखूंगा नहीं, ठीक है, एक बार आप मैनेज कर लो यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू दी वर्क डन इन व्हील, तो वर्क डन इन व्हील इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, व्हील में कितना फोर्स आ रहा, व्हील में कितना फोर्स आ रहा, व्हील में फोर्स कितना आ रहा, हाँ पिस्टन एग्जर्ट करेगा व्हील पे, क्या एग्जर्ट कर रहा है, ट्रैक्टिव एफर्ट को एग्जर्ट कर रहा ना, पिस्टन के क्या एग्जर्ट कर रहा है, ट्रैक्टिव एफर्ट किस पे, व्हील पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा आपका ट्रैक्टिव एफर्ट, हाँ ट्रैक्टिव एफर्ट ट्रैक्टिव एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे हो जाएगा आपका सर्कमफेरेंस, लेकिन मैं फिलहाल डिस्प्लेसमेंट ही लिख रहा हूँ, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये हो गया व्हील पे आपका जो वर्क डन हो रहा है, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, वर्क डन इन पिस्टन इज इक्वल टू कर दिया वर्क डन इन दी व्हील। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ सिलेंडर्स की अगर मैं बात करूँ तो फिलहाल हमें टू सिलेंडर वाला ले रखा है मैंने, जो हेडिंग लिखा रखी है, ठीक है, 2 सिलेंडर्स हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिलेंडर्स हो गए 2 इंटू प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ सिलेंडर आपका P, या डेल्टा P आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है, जो भी लिखना है आपको, P लिख दिया मैंने इसको, इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया की अगर मैं बात करूं तो 5/4 इंटू डाया ऑफ दी सिलेंडर, ठीक है, सिंपल सी बात है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मुझे कंसीडर करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा, जो कि सर्कल निकल के आएगा इसका क्रॉस सेक्शन, ठीक है, तो सर्कल यानी 5/4 इंटू डी स्क्वायर। अगला अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की, जरा बताना डिस्प्लेसमेंट कितना लिखूं, सिलेंडर का, ठीक है, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया हमने, प्रोजेक्शन लिया सर्कल लेके, ठीक है, 5/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो हाउ मच, 2L, इट इज 2L ना, देखिए एक बार बाहर खींचा एक बार अंदर किया, इट इज 2L, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो गया आपका 2 टाइम्स ऑफ L, ठीक है, दैट इज इक्वल टू दिस इज द वर्क डन इन दी पिस्टन, ये वर्क डन इन दी पिस्टन है, इसको मैं इक्वल कर रहा हूँ वर्क डन इन दी व्हील, ठीक है, इसको इक्वल कर रहा हूँ, तो ट्रैक्टिव एफर्ट तो आपको निकालना ही यहाँ पे TE इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका व्हील में कितना आया, इट इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस है पाई इंटू कैपिटल डी, है ना, पाई इंटू कैपिटल डी के बराबर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया, ओके, ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे ट्रैक्टिव एफर्ट निकालूं तो ट्रैक्टिव एफर्ट इक्वल टू कितना आ गया, 2 से ये कैंसिल हो गया आपका, तो कितना है जरा निकालना यहाँ पे, वही आया पी डी स्क्वायर एल अपॉन कैपिटल डी, आ गया ना, पी डी स्क्वायर एल अपॉन कैपिटल डी, यहाँ पे आ गया ट्रैक्टिव एफर्ट, जो कि हमने इससे पहले फॉर्मूला यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है, वही फॉर्मूला आपका निकल के आ गया, ठीक है, किसी को दिक्कत यहाँ पे, ठीक है, टॉप पे किसी को नहीं दिख रहा, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, वर्क डन इक्वल टू लिखा हुआ है टॉप पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इक्वल टू लिखा हुआ है नीचे प्रेशर इंटू एरिया, साथ में डिस्प्लेसमेंट है ही वो, ठीक है, इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दिया मैंने, देन उसके बाद मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा उसके बाद किसके लिए, वर्क डन इंटू सिलेंडर के लिए और वर्क डन इंटू पिस्टन के लिए, ठीक है, जिसमें प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट तो आपका रहेगा ही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ सिलेंडर्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए, किसके लिए, वर्क डन इन पिस्टन के लिए, ठीक है, और वर्क डन इन व्हील के लिए आपको दिख ही रहा है यहाँ पे ट्रैक्टिव एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट आपका व्हील पे कितना आएगा, सर्कमफेरेंस के बराबर, कितना वो मूव किया पाई इनटू डी, और डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बात करूं किसके लिए, पिस्टन के लिए, तो ये L एंड दिस L प्लस L इक्वल टू 2L, दिस इज डिस्प्लेसमेंट फॉर द पिस्टन, ओके, तो ये आ गया आपका ट्रैक्टिव एफर्ट फॉर व्हेन 2 सिलेंडर्स आर यूज्ड, लेकिन अगर हमने एक सिलेंडर यूज किया तो फिर क्या होगा, इफ ओनली 1 सिलेंडर इज यूज्ड, ठीक है, यहीं पे लिख रहा हूं मैं, इफ only one
हाँ, सिलेंडर इज यूज्ड, आप इसको 1/2 भी कर सकते हो आसानी से, ठीक है। ट्रैक्टिव एफर्ट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 सिलेंडर का यूज करने में, सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ सिलेंडर किसी का ये कट गया, 1 हो जाएगा ना, इसका मतलब ये हाफ हो जाएगा, और यहाँ से भी आप कर सकते हो इट इज हाफ, ठीक है। इट इज पी डी स्क्वायर एल अपॉन 2d, यस 2 टाइम्स ऑफ डी। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ कितना सिलेंडर यूज कर रखा है, एक सिलेंडर आपने यूज किया हुआ है, तो फॉर्मूला बन गया आपका हाफ ऑफ व्हेन 2 सिलेंडर्स आर यूज्ड पी डी स्क्वायर एल अपॉन 2d, ठीक है। सिमिलर वे में मैं लेफ्ट साइड में इरेज कर रहा हूँ एक बार और लिख रहा हूँ कि यहाँ पे इफ एन नंबर ऑफ सिलेंडर्स आर यूज्ड, ठीक है, होपफुली ये चीज आपने करी ली होगी। यहाँ पे और जगह लिखूंगा तो दिखेगा भी नहीं उनको, ठीक है। इफ एन नंबर ऑफ cylinders are used, for this case tractive effort is equal to n into p d square l upon 2d या d, 2d, हाँ ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं कहाँ चले गए कुछ, 1 2 3, तो n नंबर ऑफ सिलेंडर्स के लिए सही कह रहे हो आप लोग, इट इज अपॉन 2 टाइम्स ऑफ डी, यार मैंने इंटरव्यू नहीं करी, इट इज 2 टाइम्स ऑफ डी, और ये हो जाएगा एन पी डी स्क्वायर एल अपॉन 2 टाइम्स ऑफ डी, ये निकल के आ गया ट्रैक्टिव एफर्ट फॉर एन नंबर ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब एन की जगह वैल्यू रख दो आप, अगर 2 सिलेंडर यूज करें तो फॉर्मूला आ गया पी डी स्क्वायर एल अपॉन डी, अगर 1 सिलेंडर यूज किया तो आ गया पी डी स्क्वायर एल अपॉन 2d, 4 नंबर ऑफ सिलेंडर यूज करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ पी डी स्क्वायर एल अपॉन डी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन के आ गया एन नंबर ऑफ सिलेंडर्स के लिए ट्रैक्टिव एफर्ट का फॉर्मूला, ठीक है। ओके, समझ गए ना। एग्जाम में यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, आई थिंक गेट के एग्जाम में पूछा गया है कि ट्रैक्टिव एफर्ट किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, ईएससी या गेट में से जो क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, बिल्कुल। अगर कभी पूछेगा कि ट्रैक्टिव एफर्ट किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो पहले डिपेंड करेगा वो प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड करेगा बिटवीन द साइड्स ऑफ सिलेंडर, दूसरा डिपेंड करेगा वो डाया ऑफ द पिस्टन पे डिपेंड करेगा, तीसरा डिपेंड करेगा वो लेंथ ऑफ स्ट्रोक, ठीक है, और चौथा डिपेंड करेगा डायमीटर ऑफ द व्हील, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है जो भी आपका फॉर्मूला निकल के आया इस फॉर्मूले के बेस पे। ओके, ऑनलाइन समझ में आ गया या दोबारा रिपीट करूं? कोई चीज दिखी नहीं है तो बता सकते हो आप लोग, मैं दोबारा उसको बता दूंगा अगर दिखने में कोई दिक्कत हो रही है यहाँ पे आपको तो। हाँ, ये स्टीम इंजन के लिए, इट इज फॉर द स्टीम इंजन ओनली, ठीक है। इलेक्ट्रिक के लिए अलग है फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक के लिए भी करवा रहा हूँ। डीजल और इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला आपका सेम ही है, ठीक है, ये स्टीम इंजन के लिए है क्योंकि पिस्टन यूज हो रहा है ना, तो पिस्टन आपका किसमें यूज होगा? हाँ? यहाँ पे साइड में नोट करके लिख भी लो, ट्रैक्टिव एफर्ट डिपेंड अपॉन करके पी डी एल डी, इतना भी समझ जाओगे तो क्वेश्चन यहाँ से बने होंगे कभी एग्जाम में, देखो। ओके निधि, ठीक है, यहाँ पे नोट करके लिख लो कि टी ई डिपेंड्स ऑन, पहला आपका पी स्मॉल डी, एल कैपिटल डी, ये भी कर लोगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, नहीं तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली दिखेगा तो उस टाइम पे कॉन्सेप्ट ध्यान नहीं आता है कि ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं लगता, ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ सिलेंडर्स पे भी ऑब्वियसली बात है डिपेंड करेगा ही करेगा, अगर ऑप्शन में रहेगा तो एन पे भी डिपेंड करेगा। हाँ हाँ, लेकिन ये है कि हाँ अगर पर्टिकुलर के लिए कांस्टेंट होगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ सिलेंडर्स पे की बात करेगा तो ऑब्वियसली बात है, अगर दे दिया ऑप्शन में तो डिपेंड करेगा ना, कि ज़्यादा अगर पिस्टन यूज कर रखे हैं तो आपका पावर ज़्यादा जनरेट होगी, कम कर रखा है तो कम ट्रैक्टिव एफर्ट जनरेट होगा, ठीक है। तो वो चीज़ तो डिपेंड करेगा ही, एन पे भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट उसके बाद इसके नीचे लिखिएगा अगला,
ट्रैक्टिव, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं है, फॉर्मूला लिखा देता हूँ मैं, लिखिए ट्रैक्टिव एफर्ट हेडिंग लिखिएगा, ट्रैक्टिव एफर्ट फॉर डीजल एंड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव is given as TE is equal to रहेगा आपका 308 into HPR अपॉन V। ये फॉर्मूला इससे एग्जाम में क्वेश्चन तो फिलहाल तक तो नहीं पूछा अभी तक, ठीक है, लेकिन जस्ट ट्रैक्टिव एफर्ट के लिए मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ, अगर कभी ध्यान में रहे तो ठीक है। हाँ, तो ट्रैक्टिव एफर्ट इक्वल टू हो गया आपका 308 HPR अपॉन V। अगर मैं बात करूँ HPR की तो ये हो जाएगा आपका हॉर्स रेट पावर ऑफ इंजन ना, यही होगा HPR इक्वल टू, और V यहाँ पे हो जाएगी आपकी वेलोसिटी kmph में, दैट इज द वेलोसिटी इन kmph। so this is attractive effort by the diesel and इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रैक्टिव एफर्ट कंप्लीट, क्लियर है, मतलब जस्ट एक ट्रैक्टिव एफर्ट होगा, अभी तो हॉलिंग कैपेसिटी बचा हुआ है, रेजिस्टेंस बचे हुए हैं, इतने फॉर्मूले हैं उसके, ठीक है। कुछ कंप्लीट हो गया, आप चाहते हैं अब अभी तो सोने का टाइम है ही नहीं बिल्कुल, 2 महीने सोए रहोगे तो फिर उसके बाद जिंदगी भर सोना पड़ेगा। वो है भाई, फिलहाल तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, ठीक है, बस 2 महीने का जोर है। मतलब फिर भी बोलता हूँ लोगों से कि जिसने जीरो से स्टार्ट करना है वो भी अभी से पढ़ना स्टार्ट करेगा ना, निकाल देगा अगर ईमानदारी से पढ़ते हैं 2 महीने। हो गया ना, हो गया। एक क्वेश्चन लिखिएगा नीचे, क्वेश्चन आ रखा है गेट में, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें लिखिए क्वेश्चन जो भी है, मैं आपको जस्ट वे में लिखा रहा हूँ, ध्यान रखना। 4 ऑप्शन दिए हुए थे क्वेश्चन में, ऑप्शन ए लिखना, हाँ क्वेश्चन यही है, ऑप्शन ही क्वेश्चन है इसके, हाँ इसमें देखना एक बार क्वेश्चन, ध्यान रखना। हाँ, स्टेटमेंट ए लिखना, बी लिखना, सी डी, ठीक है। ए में लिखना डाया ऑफ फ्राइट व्हील ट्रेन FREIGHT, मालगाड़ी बोलते ना, FREIGHT फ्राइट व्हील ट्रेन ग्रेटर देन डाया ऑफ पैसेंजर ट्रेन, दूसरा लिखिएगा लेस देन, जस्ट डॉट करके लिख दीजिए, पूरा लिखने की स्टेटमेंट जरूरत नहीं है, ग्रेटर की जगह लेस देन कर दीजिए, हाँ सी कर दीजिए इक्वल, और डी कर दीजिए नन, हाँ नन, NONE, नॉट, नन ऑफ दीज, हाँ ये करना लास्ट। अब जरा इसका आंसर मुझे बताइएगा कि किसका डायमीटर कम रहने वाला है या ज्यादा रहने वाला है, ऑप्शन कौन सा सही है। बेहतरीन क्वेश्चन है नहीं गेट में, देखो किसका, मालगाड़ी का कम रहेगा बोल रहे हैं, आप ज्यादा बोल रहे हैं। हाँ। यस वेरी गुड, ये क्वेश्चन आपका गेट में आया है, प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, और आप लोगों ने एकदम सही अप्रोच यहाँ पे लगा रखी है। यस, निधि शर्मा भी बी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है निधि आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका आंसर सेम ही रहने वाला है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा ना ट्रैक्टिव एफर्ट का फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, n इंटू पाई डी स्क्वायर एल अपॉन 2d, या डी जो भी है, ठीक है। हमें तो औरों से मतलब नहीं है, सारे कांस्टेंट है, एक तो ट्रैक्टिव एफर्ट और डाया ऑफ द व्हील से मतलब है, यानी अगर ट्रैक्टिव एफर्ट की मैं बात करूं तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डाया ऑफ द व्हील है, ठीक है। जितना डाया ऑफ द व्हील कम होगा उतना ही आपका वहां पे ट्रैक्टिव एफर्ट ज्यादा लगेगा, ठीक है। अब दोनों ट्रेन में से ध्यान लगाओ कि किस में ज्यादा ट्रैक्टिव एफर्ट की रिक्वायरमेंट है, मालगाड़ी में, ऑब्वियसली बात है, ज्यादा हैवी लोडेड आपकी कौन सी है, फ्राइट ट्रेन है,
तो आपकी फ्राइट ट्रेन में ज्यादा क्या है, ट्रैक्टिव एफर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे हमेशा हमें डायमीटर क्या करना पड़ेगा, कम प्रोवाइड करना। ये बेहतरीन क्वेश्चन था, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों ने अच्छा रिलेट किया यहाँ पे, मुझे नहीं लगा था कि आप लोग आंसर बोले, लेकिन बेहतरीन यहाँ पे आप लोगों ने अप्रोच लगाई। ये आप बन के रहोगे इस बार लग रहा है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर भी सकते हो, ट्रैक्टिव एफर्ट ऑफ कौन सी ट्रेन है, फ्राइट ट्रेन ना, एफ टी इज ग्रेटर देन द ट्रैक्टिव एफर्ट ऑफ टी ई ऑफ एफ टी, टी ई एफ टी इज ग्रेटर देन टी ई पैसेंजर ट्रेन पी टी। इसका मतलब डाया ऑफ फ्राइट ट्रेन इज लेस देन द डाया ऑफ पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। जहाँ पे आप यूज करोगे, क्योंकि ट्रैक्टिव एफर्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, फ्राइट ट्रेन में ज्यादा है, तो डायमीटर हमें हमेशा कम रखना पड़ेगा, क्योंकि डायमीटर कम रहेगा तो ट्रैक्टिव एफर्ट आपका ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ये आपने यहाँ पे रिलेट करके देख भी लिया है, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन देखिए अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके गेट 8 में। बाकी ट्रैक्टिव एफर्ट से कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो बना सकते हो आसानी से, ठीक है। सारे कंसेप्ट हमने पढ़ लिए इसके, कुछ नहीं छोड़ा। ओके, अगला आपका आता है मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जिससे हॉलिंग कैपेसिटी। हाँ बहुत ज्यादा, मतलब ये मान के चलो कि अगर ट्रैक्टिव एफर्ट से क्वेश्चन बन आता है इस यूनिट से, दो क्वेश्चन आएंगे तो एक क्वेश्चन इसका डन है, हॉलिंग कैपेसिटी निकालो बोलेगा, या कुछ ना कुछ बोल देगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका हॉलिंग कैपेसिटी। हॉलिंग कैपेसिटी आपका अगला है, ठीक है। तो देखिए हॉलिंग कैपेसिटी सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। डेफिनेशन इसकी बहुत इजी है कि जो मैक्सिमम फ्रिक्शन जनरेट होगा इसके बीच में, रेल के बीच में और व्हील के बीच में, ठीक है। रेल और व्हील के कांटेक्ट में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन जनरेट होगा, दैट इज कॉल्ड एज द हॉलिंग कैपेसिटी ओनली, ठीक है। जनरली आपका जो हॉलिंग कैपेसिटी है वो पावर ऑफ लोकोमोटिव को क्या करता है, शो करता है कि लोकोमोटिव को कितनी पावर की रिक्वायरमेंट है ट्रेन को खींचने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज दी हॉलिंग कैपेसिटी, ठीक है। क्योंकि यस, फ्रिक्शन क्या कर रहा है, फ्रिक्शन ने ट्रेन को क्या कर रखा है, जस्ट स्टेबल पोजीशन में रखा हुआ है, ठीक है। तो जितना फ्रिक्शन फोर्स वहां पे आ रहा है, उस फ्रिक्शन फोर्स के बराबर अगर आपका क्या हो जाएगा, ट्रैक्शन जनरेट हो जाएगा, ट्रैक्टिव एफर्ट जनरेट हो जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ट्रेन चलने लग जाएगी, ठीक है। तो हॉलिंग कैपेसिटी एक बार एग्जाम में पूछा कि पावर ऑफ लोकोमोटिव कौन आपका क्या करता है, शो करता है, तो वो करता है आपका हॉलिंग कैपेसिटी। जितनी हॉलिंग कैपेसिटी होगी उतना ही पावर ऑफ लोकोमोटिव की रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके बारे में लिखिए, नीचे पॉइंट लिखिए। This is the maximum force. This is the maximum force या maximum friction force लिखना, force कौन सा, friction force. This is the maximum friction force that can be generated. Friction force that can be generated between the rail surface, between the rail surface and driving wheels, between the rail surface and driving wheels, ठीक है। तीनों में डेफिनेशन समझ में आ गई ना, हॉलिंग कैपेसिटी, ट्रैक्टिव एफर्ट, ट्रैक्शन। एक सोर्स है, दूसरा पावर आपका क्या है, जो सोर्स से पावर जा रही है वो ट्रैक्टिव एफर्ट है, तीसरा आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन है, ठीक है, ध्यान रखना। हॉलिंग कैपेसिटी में दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दिस इंडिकेट्स द पावर ऑफ लोकोमोटिव। दिस इंडिकेट्स द पावर ऑफ लोकोमोटिव, ठीक है। यस, ट्रैक्टिव एफर्ट नहीं, हॉलिंग कैपेसिटी। पावर ऑफ लोकोमोटिव मतलब कितना लोकोमोटिव को पावर की नीड है। ट्रैक्टिव एफर्ट क्या है, जो पावर ऑफ जो लोकोमोटिव में पावर एग्जर्ट हो रही है, तो रिक्वायरमेंट है कौन शो करेगा,
सिंपल सी बात है, ठीक है। तो पावर ऑफ लोकोमोटिव अगर एग्जाम में आएगा तो इसका मतलब वो बोलना चाह रहा है, हाँ वो बोलना चाह रहा है कि कितना पावर की रिक्वायरमेंट है लोकोमोटिव को ट्रेन को खींचने के लिए, दैट इज सोर्स बाय दी हॉलिंग कैपेसिटी, ठीक है। जो एग्जर्ट कर रहा है, हाँ जो सोर्स है। अब स्टीम अगर इंजन आपने यूज किया ऑब्वियसली लिमिटेड होगी ना पावर उसके इसमें। हाँ इंजन ड्राइविंग व्हील्स में जो पावर लगाएगा दैट इज कॉल्ड एज द ट्रैक्टिव एफर्ट, और वो ऑब्वियसली बात है फिक्स होगी, डिपेंड करेगी आपने क्या यूज कर रखा है, स्टीम इंजन, आपने डीजल इंजन, या आपने इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक सप्लाई वाला इंजन यूज कर रखा है, उस पर डिपेंड करेगी वो पावर, ठीक है, वो फिक्स है। लेकिन हॉलिंग कैपेसिटी आपकी क्या रहेगी, डिपेंड करेगी कि आपका ट्रेन कितना लोड खींचने के लिए आपने क्या कर रखा है, उसको डिजाइन कर रखा है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन दी लोड वो आपकी चेंज हो सकती है हॉलिंग कैपेसिटी। अब देखिए ध्यान रखना, कभी भी ट्रैक्टिव जो एफर्ट है, अगर आपको सेफली ट्रेन को मूव करवाना है तो ट्रैक्टिव एफर्ट, हाँ ट्रैक्टिव एफर्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू हॉलिंग कैपेसिटी, हॉलिंग कैपेसिटी, ठीक है। यानी जो पावर एग्जर्ट हो रही है वो पावर एग्जर्ट आपकी ज्यादा होनी चाहिए जितनी रिक्वायरमेंट है आपकी पावर की, ठीक है। तो ट्रैक्टिव एफर्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू दी हॉलिंग कैपेसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू दी ट्रेन रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस कर लो, ट्रेन रेजिस्टेंस अलग हो जाएगा ना, जस्ट रेजिस्टेंस लिखिए, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा ट्रैक्टिव एफर्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू दी हॉलिंग कैपेसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू दी रेजिस्टेंस, या ट्रेन रेजिस्टेंस जो भी बोलते हो आप लोग, ये ठीक है। हाँ वो रेजिस्टेंस है, लेकिन रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से ही नहीं होता है। रेजिस्टेंस के लिए ग्रेड भी आपका डिपेंड करता है, कर्व पे डिपेंड करता है, एटमॉस्फेरिक विंड पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के लिए और चीजें भी आपकी इफेक्ट में आती हैं, ठीक है। ये हम लोग जस्ट हॉलिंग कैपेसिटी लेते हैं ओनली फ्रिक्शन को कंसिडर करके, जो कि आपका मेजर रीजन है, जो मेजर पावर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए ही पड़ेगी, ठीक है ना। अब देखिए अगर हॉलिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला अगर आप डिराइव करोगे तो बहुत ही इजी है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, हॉलिंग कैपेसिटी आपकी क्या होगी, इट इज इक्वल टू द फ्रिक्शन फोर्स ओनली, होगी नहीं होगी, फ्रिक्शन फोर्स आपका कैसे होगा, जो वेट होगा उस वेट को आप फ्रिक्शन कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो तो फ्रिक्शन फोर्स निकल के आ जाएगा, आपने मैकेनिक्स में कहीं भी वो पढ़ के आए होंगे अभी तक, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे म्यू इंटू डब्ल्यू कर दूं तो दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स ओनली ना, म्यू इंटू डब्ल्यू। और अगर मैं इसको यहाँ पे, ये तो हो गया आपका सिर्फ और सिर्फ एक व्हील की वजह से, ये वन पेयर ऑफ व्हील की वजह से हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एन नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ व्हील यूज करूं तो कितना हो जाएगा, म्यू डब्ल्यू एन, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन फोर्स भी आपका क्या हो जाएगा, इट इज दी हॉलिंग कैपेसिटी विच इज इक्वल टू म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू एन, ठीक है। तो वेट को आप कर दीजिए म्यू से मल्टीप्लाई तो फोर्स में कन्वर्ट हो गया, इंटू एन कर दीजिए यानी नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ड्राइविंग व्हील कर दीजिए, तो टोटल आपका जो फ्रिक्शन जनरेट होगा, टोटल आपकी हॉलिंग कैपेसिटी जितनी रिक्वायरमेंट है वो आपकी निकल के आ गई यहाँ से म्यू डब्ल्यू एन से, ठीक है। जहां पे आपका म्यू अगर मैं बात करूं यहाँ पे, वेर म्यू इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रेल्स एंड ड्राइविंग व्हील्स, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रेल्स एंड ड्राइविंग व्हील, ठीक है, इट इज इक्वल टू म्यू ड्राइविंग व्हील, जो कि आपका लेते हैं हम लोग यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया है 0.1 टू 0.3 के बराबर लेते हैं, जनरली टेकन एज, जनरली टेकन एज 1/6, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है ये 1/6 के फॉर्म में, कि हॉलिंग कैपेसिटी में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी लेके चलते हैं, एग्जाम में नहीं दिया हुआ है कहीं पे न्यूमेरिकल में तो 1/6 लेके चलना है, ठीक है। तो 0.1 टू 0.3 के बीच में होती है, जनरली हम लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देखें तो हम लोग लेके चलते हैं इसको 1/6 के इक्वल, ठीक है। अगर मैं बात करूं डब्ल्यू की तो ये आपका है, हाँ वेट ऑन द ड्राइविंग एक्सल ऑफ व्हील, यहाँ पे आपका इट इज द वेट ऑन द ड्राइविंग
एक्सेल ऑफ व्हील, ठीक है, एक एक्सेल में कितना लोड आएगा, दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है, टन में आएगा इन टन, ठीक है। तो डब्ल्यू इज दी वेट ऑन द ड्राइविंग एक्सेल ऑफ व्हील, ठीक है, दो व्हील के बीच में एक्सेल होगा, ऑब्वियस सी बात है, उस एक्सेल में कितना टोटल लोड आएगा, दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू, और उसको म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो एक एक्सेल में कितना टोटल फोर्स जनरेट हुआ फ्रिक्शन की वजह से, दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू डब्ल्यू, इसको मल्टीप्लाई कर दिया एन नंबर ऑफ, आपने क्या कर दिया, एक्सेल से बोल दो या पेयर ऑफ व्हील्स बोलते हैं उसको, एक्सेल से या पेयर ऑफ व्हील्स से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो निकल के आ गया नंबर ऑफ एक्सेल्स में या नंबर ऑफ पेयर ऑफ व्हील्स में कितना टोटल फ्रिक्शन जनरेट हुआ, वो आपका निकल के आ गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं एन की, तो एन हो जाएगा आपका नंबर ऑफ पेयर ऑफ ड्राइविंग व्हील, ठीक है, एक पेयर ऑफ ड्राइविंग व्हील का मतलब है एक पेयर के बीच में, दो पेयर, दो के बीच, दो व्हील्स के बीच में एक एक्सेल होगा, सिंपल सी बात, ठीक है, दो पेयर का मतलब है दो, ठीक है। लेकिन बात किसकी चल रही है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग व्हील की, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ड्राइविंग व्हील कहाँ होंगे, जहाँ पे आपका इंजन लगा रहेगा वहीं पे ड्राइविंग व्हील्स होंगे, ठीक है ना। ड्राइविंग व्हील सारे के सारे नहीं होते हैं, जैसे गाड़ी चलाते हो गाड़ी में सारे व्हील ड्राइविंग व्हील तो नहीं होते हैं, पीछे वाला व्हील होगा ड्राइविंग व्हील, फ्रंट वाला तो उसके डायरेक्शन पे चलता है आगे की तरफ, ठीक है। सिमिलर वे ट्रेन में भी होता है, तो ड्राइविंग व्हील्स आपके कुछ भी रहेंगे, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। कैमरा कैमरा ब्लर हो रहा है, हाँ नहीं पता, पावर जो आएगी आपका, जैसे इंजन जो पावर जनरेट करेगा आपका, कार चलाते हो तो आप, हाँ स्कूटी है, जैसे जैसे मेरी स्कूटी चलाता हूँ स्कूटी में जो मेरा पीछे का जो टायर होगा ना, पीछे का टायर वहां पे इंजन इंजन वहां पे आपका क्या करेगा, ट्रैक्टिव एफर्ट देगा, ट्रैक्टिव एफर्ट उस टायर पे देगा, और आगे वाला टायर उसी के डायरेक्शन पे चलेगा, वहां पे कोई पावर नहीं आती। कभी आप देखोगे भी ना, जैसे आपने क्या करा, स्कूटी दो स्टैंड में रखी और आपने स्कूटी स्टार्ट करी, आपने दो एक्सीटर, आगे वाला घूमेगा ही नहीं कभी। ऐसे ही कभी गाड़ी को एक बार ऊपर करके करना, आप ट्राई करके पकड़ के ऊपर करना, फिर उसके बाद आगे एक्सीटर देना, फिर देखो पीछे वाला व्हील ही घूमेगा ओनली ठीक है। कैमरा ब्लर हो रहा है, अभी भी सही, आप सही है। हम्म? हाँ वो तो कैमरा तो ये लोग छेड़ा नहीं कह रहे हैं। आगे आप एक बार इसको लिख लो, दिख रहा अभी ऑनलाइन आप लोगों को, एक बार लिख लीजिए इसको जो सामने लिखा हुआ है। मार्कर लाइट चल रहा है यार, मार्कर की लाइट ही है, एक बार रुको। कैसे खुलता है, पॉइंट 1 टू पॉइंट 3 के आगे लिखा हुआ है जनरली टेकन एज 1/6, खोलना है ये जिम बॉय में देखते हैं ताकत कितनी है, बाहर घूम रहा है भाई, खुल जाएगा तो देख नहीं खुल रहा, ब्लर तो ठीक हो गया है, लेकिन मैं मार्कर में नहीं खत्म नहीं।
काम हो गया है। खत्म कर देंगे। कपड़ा है ही नहीं है। जनरली टेकन एज 1/6 लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है, अभी मैं मार्कर लेके आ गया हूँ, ठीक है। एक बार देखिए, यहाँ पे W लिखा हुआ है, वेट ऑन द ड्राइविंग एक्सेल ऑफ व्हील इन टन्स लिखा हुआ है नीचे W, और N है आपका नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ड्राइविंग व्हील, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ड्राइविंग व्हील आर इक्वल टू N, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे कभी भी व्हील आपको देगा ना, तो एग्जाम में देखिए व्हील देगा तो कैसे देगा व्हील, देखते हैं जरा। देखिए व्हील्स कभी भी, जो आपका ड्राइविंग व्हील्स एग्जाम में आपको देगा वो देगा पेयर्स में, ठीक है। किसमें देगा, पेयर्स में। अगर आपको दिया हुआ एग्जाम्पल, अब दिख रहा होगा आपको, देखिए, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो पेयर्स अगर दिया हुआ है 2 6 2, ठीक है, 2 6 2, तो यहाँ पे जो ये 6 है, दीज आर दी ड्राइविंग व्हील्स, ठीक है, दीज आर दी ड्राइविंग व्हील्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ड्राइविंग व्हील्स यहाँ पे है 6, लेकिन ये 6 को आपको n नंबर ऑफ पेयर्स में रखना है फॉर्मूले में। तो अगर यहाँ पे आप n निकालोगे, यानी नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ड्राइविंग व्हील्स निकालोगे, तो 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। और मानोगे नहीं, रेलवे में ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया आरआरबी जेई में कि 2A2, इसमें नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ड्राइविंग व्हील्स कितने होंगे, इट इज 4, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ध्यान रख, यस, जो भी सेंटर में आपका दिया होगा दैट इज द ड्राइविंग व्हील। अगर मैं ट्रेन में यहाँ पे बनाऊं इसको, तो यहाँ पे देखिए ये व्हील्स आपके रहेंगे कुछ ऐसे, ठीक है। एक साइड से अगर मैं बनाऊं तो एक, ये दूसरा, देन यहाँ पे ये 3 पेयर ऑफ ड्राइविंग व्हील्स रहेंगे, दीज आर दी ड्राइविंग व्हील्स, जो आपके ये हैं, दीज आर दी ड्राइविंग व्हील्स, ये आपके हैं ड्राइविंग व्हील्स हैं, ठीक है। सिमिलरली कितना भी दिया आपको, 2 8 2 दे या 4 8 4 दे, फर्क नहीं पड़ता हमें, जब जो सेंटर में जो आपका आएगा दैट इज दी ड्राइविंग व्हील्स ओनली, और उन ड्राइविंग व्हील्स को पेयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो नंबर ऑफ पेयर्स में कन्वर्ट देंगे ये ड्राइविंग व्हील्स, ठीक है। तो वो फुल चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। यस, रेलवे में पूछा गया था 4 8 2 लोकोमोटिव है, तो उस केस में नंबर ऑफ ड्राइविंग व्हील्स का जो पेयर्स हैं वो कितने रहेंगे, सिंपल। तो ये क्वेश्चन आपका रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। अब जरा हम लोग यहाँ से एक दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये इसमें आ रहा है, ये इसमें आया हुआ क्वेश्चन तक करा रहा हूँ। हाँ, हॉलिंग कैपेसिटी निकालना आ रहा है, अभी देखो, लिखिए क्वेश्चन, इसके नीचे क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा इसके नीचे, लिखिए क्वेश्चन, द लोड ऑन ईच एक्सेल ऑफ, द लोड ऑन ईच एक्सेल ऑफ अ लोकोमोटिव इज, the load on each axle of a locomotive is 22 tons, 22 tons. If the coefficient of friction is 0.2, if the coefficient of friction is 0.2, then the hauling capacity, due to, then the hauling capacity due to 3 pairs of driving wheels, then the hauling capacity due to 3 pairs of driving wheels
विल बी, निकालो जरा फटाफट जल्दी से। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ईएस में कुछ भी नहीं तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालोगे आप लोग यहाँ पे तो 7 8 5 7 क्वेश्चन आ रहे हैं इससे, ये जस्ट हॉलिंग कैपेसिटी निकालना। यस 13.2। ऑनलाइन भी फटाफट आंसर दो। जिसमें दिया होगा ना, इसमें क्या दिया हुआ है लोकोमोटिव में, टन, हाँ टन दिया हुआ है। क्या हुआ? 96 में आ रहा है क्या? ओके, कहाँ देख रहे हो? अच्छा, यस निधि बिल्कुल सही है आपका भी, ठीक है। तो कराने की रिक्वायरमेंट तो है नहीं इसको, ठीक है। अभी सभी का आंसर वैसे तो आ गया है। देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, निकालना क्या था, हॉलिंग कैपेसिटी। अगर मैं एच लूँ तो यहाँ पे आपको निकालना है म्यू डब्ल्यू एन। म्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, म्यू कितना दिया हुआ है 0.2, डब्ल्यू 22, नंबर ऑफ पेयर 3, मल्टीप्लाई कर दो आंसर का आ गया, ठीक है, खत्म कहानी। 13.2 टन। ओके अंजना, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखिए, इसी में ही एक क्वेश्चन और करते हैं फटाफट, फिर चलते हैं आगे। लिखिए अ ट्रेन हैविंग 20 वैगन्स, अ ट्रेन हैविंग 20 वैगन्स, यस 18 टन ईच, हाँ 18 टन ईच, 18 टन ईच, is to run is to run at a speed of 50 kmph, at a speed of 50 kmph, ये क्वेश्चन है, ठीक है। the tractive effort of a the tractive effort of a tractive effort of a 282 tractive effort of a 282 the tractive effort of a 282 locomotive with 22.5 ton with 22.5 ton load on each driving axle, the weight of the locomotive is 120 tons, the weight of the locomotive is 120 tons. What is the hauling capacity, if the coefficient of friction is 1/6? देखिए इतना डेटा दे दिया उन्होंने उठा के, लेकिन हाँ कुछ ही आपके काम का है यहाँ पे, वो पहचानना आना चाहिए। क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि बहुत से वेट दे रखे हैं तो इंसान को पता ही नहीं चलेगा कौन सा वेट कंसीडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखिएगा, आंसर निकाल के बताइए मुझे इसका। नहीं, गलत है। फिफ्टीन इज द राइट आंसर, यस। यस अंजना सही आंसर है आपका, बिल्कुल।
हाँ आपका भी सही है। हाँ नहीं, अंजना यहाँ एक और विकास भी है ना तो आपकी क्लास में। गुप्ता एंड गुप्ता के सॉल्यूशन में से किसने मांगे थे, आपने मांगे थे? नीरज ने मांगे थे, एक और ने मांगे मेरे को, किसी ने, विकास, विपुल, विपुल हाँ। सभी के तो नहीं पता मुझे, विपुल नहीं, विपुल नहीं यार, एक और है जो लेफ्ट साइड में बैठता है ना आलोक के बगल में, महेश तो, कैलाश, 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 उसका नाम में विकास दिमाग में आता है, विकास, विकास, निकल गया ना। देखो सबका आ ही गया यहाँ पे। हाँ कौन सा, किस चीज के लिए, कौन सी रेडियस के लिए? नहीं नहीं, मिनिमम किस रेडियस के लिए? मिनिमम रेडियस के लिए वेलोसिटी निकालनी थी, तो मिनिमम वेलोसिटी की बात कर रहा है ये, एएमआर और आरएमआर से बनेगा ये। हाँ, क्या होता है वो एएमआर, उसी ने बताया था ना आपको यहाँ पे। आरएमआर तो रूलिंग मिनिमम रेडियस हो गया, और एएमआर होता है आपका एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस, उससे निकलेगा देखना। वहाँ पे वेलोसिटी तो आपको पता है ना उसकी। एक बार क्वेश्चन भेज देना ना मेरे को, अभी तो आइडिया नहीं। ठीक है, मे बी हाँ, उनके उनको तो ज़्यादा आइडिया, सब्जेक्ट लेते हो तो उनको पता। भेज देना क्वेश्चन सॉल्यूशन। गुप्ता के सारे सॉल्यूशन तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ देख लूंगा मैं, अगर बनेगा तो मैं बता दूंगा। हाँ ठीक है, आप मुझे भेज देना क्वेश्चन ना, देखेंगे। देखो म्यू डब्ल्यू एन था, यहाँ पे फ्रिक्शन दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/6। डब्ल्यू ये था यहाँ पे दिक्कत, नंबर ऑफ वेयर भी आपको निकाल लोगे, 282 दिया हुआ है, इसका मतलब 8/2 करोगे तो आपके 4 पेयर्स निकल के आ गए, ठीक है। तो आपका एन निकल गया 4, ठीक है। लेकिन डब्ल्यू की अगर मैं बात करूँ तो ये अच्छे से देख लिया, हाँ ईच एक्सेल पे कितना लोड आएगा, ये है आपका डब्ल्यू, जो कि शायद मेरे हिसाब से 22.5 टन दिया हुआ है पहले से। हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि जो आपका वैगन्स है उनका वेट कितना है, ठीक है। जो आपका लोकोमोटिव है उसका सेल्फ वेट कितना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमें ध्यान रखना है कि ईच एक्सेल पे कितना लोड आ रहा, तो दैट इज इक्वल टू 22.5 इंटू एन की अगर मैं बात करूँ 4 होगा, आंसर निकल गया, आ गया यहाँ पे कितना हो गया, 15 इज द आंसर। देखो इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, और ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम वाइज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस यूनिट से हॉलिंग कैपेसिटी, ट्रैक्टिव एफर्ट, और 2-3 चीजें अभी पीछे पढ़ाएंगे। क्लियर है? ठीक है, लास्ट आप हेडिंग डालिएगा आप, ठीक है, ये हो गए आपके, दैट इज द रेजिस्टेंस टू ट्रैक्शन। लास्ट बोलते कुछ हो गया, लेकिन लास्ट में सब लास्ट बहुत है ना इसके अंदर, ठीक है। इसमें हेडिंग डालना, हाँ रेजिस्टेंस टू ट्रैक्शन, लेकिन जल्दी करेंगे क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूलेज है, फटाफट याद करने हैं आपको, और कुछ नहीं है। वही तो ट्रैक्शन, आपने अभी रेजिस्टेंस पढ़ा था ना पहले, कि जो ट्रैक्टिव एफर्ट है और हॉलिंग कैपेसिटी है हमेशा रेजिस्टेंस से ज्यादा होनी चाहिए। अब आपको अभी पढ़ना है कि रेजिस्टेंस आपके कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से रेजिस्टेंस आपके यहाँ पे, तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस देखेंगे, जो एग्जाम वाइज आपके इंपॉर्टेंट है वही रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, तो बहुत ज्यादा फॉर्मूले हो जाएंगे, आप याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा होने वाले हैं, क्योंकि एक दो चीजें ही छोड़ूंगा मैं, अगर बोलोगे कि हाँ वो भी करा दो तो करा देता हूँ, सब करा दूँ। रेजिस्टेंस करना है, एक्सेलरेशन की वजह से मैं सोच रहा था छोड़ दूँ, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछा अभी तक इससे। लेकिन कभी एग्जाम में ये जरूर पूछ सकते हैं ना कि रेजिस्टेंस ड्यू टू एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, तो फिर बता दोगे, अभी देखते हैं, चलो आगे। ठीक है, रेजिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक्शन में, यस निधि सही था आंसर आपका भी। रेजिस्टेंस टू ट्रैक्शन में नंबर 1 लिखिएगा, अब टाइम थोड़ा जल्दी बचाते हैं आपका, ताकि आप जल्दी घर जा पाओ, आप खुद ही लिखो, नंबर 1 लिखिएगा, मैं समझाते चलता हूँ आपको, ठीक है। हेडिंग डालना भाई ऑनलाइन भी, रेजिस्टेंस टू ट्रैक्शन, इसमें नंबर 1 लिखिएगा। देखिए 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। रेजिस्टेंस आपका पहला उसमें से आपका आता है यहाँ पे, रेजिस्टेंस ड्यू टू रोलिंग स्टॉक, रेजिस्टेंस ड्यू टू रोलिंग स्टॉक, STOCK, रोलिंग स्टॉक, ठीक है। रोलिंग स्टॉक यानी जो व्हील आपका रोल कर रहा है उसकी वजह से, और जो जिसके ऊपर रोल कर रहा है उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस जनरेट होगा, दैट इज कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस ड्यू टू रोलिंग स्टॉक। इसी को ब्रैकेट में लिखना,
ट्रेन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं हम लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेन रेजिस्टेंस, ब्रैकेट में लिखना ट्रेन रेजिस्टेंस, ट्रेन रेजिस्टेंस। ठीक है, देखिए जो रोलिंग स्टॉक की वजह से जो आपका रोलिंग स्टॉक की वजह से जो रेजिस्टेंस जनरेट होता है, दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो करता है फ्रिक्शन पे, ठीक है, जो आपने बोलता पहले फ्रिक्शन, वो आपका रोलिंग स्टॉक में आता है। ठीक है, रोलिंग स्टॉक यानी जो आपका व्हील है और जो रेल है उसके कॉन्टेक्ट सरफेस में जो फ्रिक्शन जनरेट होगा स्टेशनरी पोजीशन में, जब आपकी रेल है उस पोजीशन पे, तो इन दैट केस वो फ्रिक्शन आपका कंसिडर होगा रोलिंग स्टॉक आपका रेजिस्टेंस के रूप में। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि ट्रैक आपका आपने मेंटेन प्रॉपर नहीं किया होगा, जॉइंट आपके ढीले रह गए, तो जब ट्रेन आपकी मूव करेगी तो ऑब्वियसली बात है ऑसिलेट करेगी। ठीक है, और वो ऑसिलेशन भी एक रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, वो ऑसिलेशन भी क्या करता है, एक रेजिस्टेंस का काम करता है। तो दैट इज द अनदर रेजिस्टेंस जो कि आपका रोलिंग स्टॉक की वजह से आता है। यस, ठीक है, तो जो आपका रोलिंग स्टॉक है, रोलिंग स्टॉक की वजह से दो रेजिस्टेंस यहाँ पे जनरेट होंगे, एक तो फ्रिक्शन की वजह से और दूसरा आपका ऑसिलेशन की वजह से, ऑसिलेशन एंड स्वे की वजह से। ठीक है, इसको हमें सेपरेटली डिस्कस करना है अभी थोड़ी देर में। जस्ट मैंने अभी समझाया आपको कि कैसे आपका ये रेजिस्टेंस निकल के आने वाला है। दूसरा लिखिए, रेजिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक प्रोफाइल। दूसरा लिखिएगा, अभी लिखोगे, अलग से हेडिंग डालेंगे इसके नीचे। दूसरा लिखिएगा, अभी इतना मत छोड़ो, आप जस्ट इसके नीचे लिखोगे रेजिस्टेंस ड्यू टू, सेकंड लिखिए रेजिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक प्रोफाइल, रेजिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक प्रोफाइल। ट्रैक प्रोफाइल में क्या हो सकता है आपका, जैसे ग्रेडियंट हो गया या कर्व हो गए। ठीक है, इनकी जो प्रोफाइल यानी ट्रैक की जो प्रोफाइल है, कर्व प्रोफाइल है कहीं पर या ग्रेडियंट प्रोफाइल है, ठीक है, तो ये भी एक रेजिस्टेंस जनरेट करती है जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक प्रोफाइल। ठीक है, अगला लिखिए थर्ड, यहाँ पे थर्ड लिखिए, हाँ थर्ड, रेजिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक्टिव एफर्ट, रेजिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक्टिव एफर्ट, रेजिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक्टिव एफर्ट। तो ट्रैक्टिव एफर्ट की वजह से रेजिस्टेंस आपका कब जनरेट हो सकता है, एक तो हो सकता है आपका एट स्टार्टिंग, यस, एंड सेकंड आपका हो सकता है स्टॉपिंग में। तो ऑब्वियसली बात है आप खुद ही रेजिस्टेंस लगा रहे हो ना, तो उसको एज ए रेजिस्टेंस, हाँ नहीं लग तो रहा है रेजिस्टेंस, लेकिन तब आपका मोटिव है रेजिस्टेंस लगाना। जब आपका मोटिव नहीं है रेजिस्टेंस लगाने का लेकिन फिर रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है, वो चीजें हमें यहाँ पे काउंट करनी है। ठीक है, एक तो स्टार्टिंग हो गया, दूसरा हो गया एक्सेलरेशन। ठीक है, जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो या जब एक्सेलरेट करते हो तो होता क्या है, वेलोसिटी का डिफरेंस देखने को मिलता है आपको, है ना। स्टेशनरी वेलोसिटी 0, यहाँ से मूव करी v1, या वेलोसिटी v1 थी आपने करी v2, तो जहां पे भी वेलोसिटी का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वहां पे एक रेजिस्टेंस जनरेट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक्टिव एफर्ट। ठीक है, अगला लास्ट लिखिएगा उसके बाद चौथा, रेजिस्टेंस ड्यू टू resistance due to certain atmospheric, resistance due to certain atmospheric and resistance due to certain atmospheric and climatic condition, resistance due to certain atmospheric and climatic condition। क्लियर, ये चार रेजिस्टेंस के बारे में आपको पढ़ना है। अब इनके बारे में एक एक करके लेके जाते हैं। ठीक है, अब समझते हैं आराम से। ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया, अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल में लेके चलते हैं इनको। पहला आपका आएगा ट्रेन रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं रोलिंग स्टॉक की वजह से। ठीक है, यहाँ पे पहली हेडिंग लिखेगा इसमें ट्रेन रेजिस्टेंस। तो पहला है आपका रेजिस्टेंस, इसमें ट्रेन रेजिस्टेंस के अंदर भी पहला है रेजिस्टेंस यानी रोलिंग स्टॉक वाला है। ठीक है, रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। ट्रेन रेजिस्टेंस के अंदर पहला है रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, इसको मैं बोलूंगा RT1। ठीक है, जो कि आपका स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा ये रेजिस्टेंस। ठीक है, जो रेजिस्टेंस हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं हम लोग रोलिंग स्टॉक, इसी को मैंने बोलता ट्रेन रेजिस्टेंस भी बोलता ना। तो ट्रेन रेजिस्टेंस में पहला आएगा आपका रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, दैट इज RT1, जहां पे स्पीड का कोई भी मतलब नहीं है, स्पीड पे इंडिपेंडेंट है ये रेजिस्टेंस। ठीक है, तो
ऑब्वियसली बात है, आप समझ रहे होंगे कि स्पीड पे इंडिपेंडेंट है, तो कौन सा आपका यहाँ पे कंपोनेंट होगा जो कि इस रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? विच वन? जो बिना स्पीड के भी आ रहा रेजिस्टेंस, क्या? फ्रिक्शन। इट इज द फ्रिक्शन ओनली ना। तो फ्रिक्शन एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो कि आपका स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। अगर आपकी ट्रेन स्टेशनरी है तब भी फ्रिक्शन तो है भाई, रोलिंग स्टॉक के बीच में है नहीं है? जो व्हील है और जो आपका रेल है उसके बीच में अभी भी फ्रिक्शन प्रेजेंट है ना। तो ध्यान ये रखना है आपको कि रोलिंग जो रेजिस्टेंस, जो पहला रेजिस्टेंस आप पढ़ोगे, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, दैट इज ओनली ड्यू टू दी फ्रिक्शन। ठीक है, लिखिए इसके बारे में पहला पॉइंट लिखिए इसमें। इट इज ऑल्सो नोन एज, it is also known as a rolling resistance. It is also known as rolling resistance. दूसरा पॉइंट लिखिएगा इसमें, it is mainly due to, it is mainly due to it is mainly due to friction between rail surface. It is mainly due to friction between a rail surface and wheels, rail surface and wheels, and this friction is known as, this friction is known as journal friction, Jour, journal, Journal, हाँ जर्नल फ्रिक्शन, दैनिक फ्रिक्शन इसको हम लोग बोलते हैं। जर्नल को दैनिक ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? ठीक है, जनरल फ्रिक्शन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल फ्रिक्शन। तो देखिएगा, कभी भी अगर मैं बात करूं RT1 की, तो RT1 जो आपका निकल के आएगा दैट इज इक्वल टू 0.0016 W, 0.0016 एंड W, दैट इज W, ये आपका हो जाएगा RT1। ठीक है, RT1 इज इक्वल टू 0.0016 इंटू W, जहां पे W है आपका वेट ऑफ ट्रेन इन टन्स। ठीक है, वेयर W इक्वल टू वेट ऑफ ट्रेन इन टन्स, जहां पे W हो गया आपका वेट ऑफ ट्रेन इन टन्स। और दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो RT1 है दूसरा, RT1 आपका है रोलिंग रेजिस्टेंस इन टन्स। RT1 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इट इज दी रोलिंग रेजिस्टेंस इन टन्स, रोलिंग रेजिस्टेंस इन टन्स आपका हो गया RT1। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, पहला आपका निकलेगा जो कि फ्रिक्शन की वजह से आ रहा है, दैट इज RT1 इज इक्वल टू 0.0016 टाइम्स ऑफ W, where W is equal to weight of train in ton and RT1 is equal to rolling resistance in ton। ठीक है, पहला हो गया। इसी में ट्रेन रेजिस्टेंस आपका पहला टॉपिक चल रहा है, इसमें दूसरा लिखिएगा। ये करने के बाद पहले इसको लिख लीजिए। ठीक है, दूसरा लिखिएगा इसके बाद अब रेजिस्टेंस डिपेंडेंट ऑफ स्पीड। ये इंडिपेंडेंट क्या था ना, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ उसको डिपेंडेंट। ठीक है, रेजिस्टेंस डिपेंडेंट ऑफ स्पीड, और इसको कर दे रहा हूँ मैं RT2। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसको RT2। ओके, RT2 ये हो गया आपका, और इसको भी मैं कर देता हूँ RT2। फॉर्मूला यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ओके, W सेम ही रहने वाला है और RT2 भी आपका यहाँ पे चेंज रहेगा। दूसरा आपका रेजिस्टेंस डिपेंडेंट ऑफ स्पीड RT2, बता दो RT2। ठीक है,
तो देखिए पहला आपने पढ़ा था इंडिपेंडेंट, जिसमें आपका सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से वो रेजिस्टेंस जनरेट हुआ था। सेकंड अगर मैं बात करूँ ट्रेन रेजिस्टेंस की, तो वो है आपका डिपेंडेंट ऑन स्पीड। तो स्पीड पे कौन सा डिपेंडेंट करेगा, कौन सा ऐसा रेजिस्टेंस है जो सिर्फ और सिर्फ स्पीड पे डिपेंड करेगा, वो मूवमेंट पे डिपेंड कर रहा होगा। और वो तो अभी हमने पढ़ा ना, ऑसिलेशन एंड स्वे। अगर आपका ट्रैक में प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है, मैंने बताया अभी आपको, या ट्रैक के जॉइंट्स आपके ढीले हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जब ट्रेन आपकी मूव करेगी तो लेटरल डायरेक्शन में आपने बोला जैसे कि ऑसिलेशन होंगे। और अगर लेटरल डायरेक्शन में ऑसिलेशन होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका फर्क उसकी स्पीड पे पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा, उसकी स्पीड पे पड़ेगा। और वो भी एक रेजिस्टेंस ही तो प्रोवाइड कर रहा है ट्रेन को, तो वो रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ किस पे, स्पीड पे, ठीक है। अगर स्पीड ज्यादा होगी तो ज्यादा ऑसिलेट करेगा, स्वे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर स्पीड कम है तो स्वे और ऑसिलेशन आपको कम देखने को मिलेगा। तो ये स्वे एंड ऑसिलेशन टाइप वाला जो आपका क्या है रेजिस्टेंस है, ये टोटली डिपेंडेंट ऑन दी स्पीड ओनली। अगर गाड़ी स्टेशनरी है तो ऑसिलेशन थोड़ा ना करेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो लिखिए इसमें क्या, अच्छा 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 टायर खराब था, चेंज कर दिया, ज्यादा चल गया होगा ना। चलो लिखिए इसमें this resistance is due to this resistance is due to this resistance is due to irregularities. This resistance is due to irregularities of track, irregularities of track, like improper joints, like improper joints and maintenance और फ्लैंज एक्शन, और फ्लैंज एक्शन, इसी को ब्रैकेट में लिखिए, स्वे और ऑसिलेशन भी बोलते हैं फ्लैंज एक्शन को, स्वे और ऑसिलेशन, स्वे और ऑसिलेशन, ठीक है। देखो RT2 कुछ फॉर्मूला तो मैं आपको तरीका बता दूंगा याद करने का, सिंपल सिंपल है, याद कर भी लोगे आप, ज्यादा टफ नहीं बैठे हैं, ठीक है। पहला करा आपने 0.0016 इंटू डब्ल्यू किया ना आपने। अब देखो क्या करो आप, पॉइंट लगाओ, 2 जीरो और बढ़ा दो उसमें, ठीक है, 0.0000, 16 का कर दो 8, ठीक है, 8 हो गया। डब्ल्यू को सेम ही रखो, लेकिन वेलोसिटी भी देना साथ में, 0.0008 इंटू डब्ल्यू इंटू वी, ठीक है। जहां पे डब्ल्यू तो सेम ही है, वेट ऑफ ट्रेन इन टन, और ये आपका है वेलोसिटी, हाँ, ऑफ ट्रेन इन kmph, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इन kmph। तो सिंपल सी बात है, RT2 भी आपको होपफुली याद हो गया होगा। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ द ट्रेन रेजिस्टेंस, जो कि आपका हो गया 0.0008 इंटू डब्ल्यू इंटू वी, ठीक है। हाँ ये तो याद, देखो एग्जाम में इसके बेस पे, ट्रेन रेजिस्टेंस के बेस पे तो खासकर कर्व और ग्रेडियंट में ही क्वेश्चन देखे मैंने फिलहाल। और गेट पे एक बार क्वेश्चन ट्रेन रेजिस्टेंस पे आया हुआ है, गेट पे एक बार ट्रेन रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन आया हुआ है, अभी देख लेंगे, अभी टाइम करवा बोल करा भी दूंगा, एक क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी कर्व और जो आपका ग्रेडियंट है उस पर क्वेश्चन बहुत पूछे नहीं होते हैं, तो याद होता है तो ठीक है, लेकिन हो जाएंगे मेरे हिसाब से, ईजी है ना, टिप टप तो है नहीं फॉर्मूले। अभी देखो अगला लिखिएगा, इसके बाद थर्ड ट्रेन रेजिस्टेंस का ही टाइप है सर, ठीक है। हो गया होगा ना, इट इज द एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस, थर्ड है आपका एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस, जो कि आपका हो जाएगा RT3, ठीक है। अब देखो, अब अच्छे से देखो जरा, एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस एक तो मैंने फाइनल हेडिंग जो 4 टाइप में कैटेगराइज कर रखा है वो लिखा रखा है, एक मैंने सब हेडिंग लिखा दी किसके अंदर, ट्रेन रेजिस्टेंस के अंदर। तो ध्यान रखना, जो मैंने अभी ये लिखा रखा है एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस, ये हमें विंड चल रही है या नहीं चल रही है फर्क नहीं पड़ता, ये हमें लेना ही लेना है, ठीक है।
इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द स्पीड ऑफ द विंड, या आपकी विंड ब्लो कर रही या नहीं कर रही उस पर डिपेंड करता ही नहीं है। तो जो ये एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस मैंने ट्रेन रेजिस्टेंस के अंदर लिया हुआ है, दैट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द विंड स्पीड या विंड वेलोसिटी। ठीक है, इसको हमें लेना ही लेना है, इसका मतलब यही है। ठीक है, तो इसके बारे में लिखिए एक पॉइंट, इट वर्क्स इवन व्हेन wind speed is zero. It works even when wind speed is zero. तो कभी आप गाड़ी चलाते भी हो, बहुत तेज चलाओगे तो देखना विंड एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। जो बाइकर्स होते हैं, तेज बाइक चलाते हैं, जो स्पोर्ट्स बाइक, हाँ, तो प्रेशर आपका जो सर पे, जो आप पे प्रेशर आएगा ना, जैसे गाड़ी है आपकी, ठीक है, ट्रक चल रही है आपकी, तो ऑब्वियसली बात है ट्रक का सरफेस एरिया ज्यादा है, तो विंड अगर ब्लो आपके साइड चल रही है, यानी अपोजिट, जैसे आप यहाँ से गाड़ी चला रहे हो आगे की तरफ और उसके अपोजिट डायरेक्शन में विंड चल रही है, फिर तो ठीक है, फिर तो मतलब ये है कि भाई वो रेजिस्टेंस आपको देगी ही देगी। लेकिन अगर वो विंड नहीं भी चल रही तब भी विंड से एक रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलता है। वो कैसे डिपेंड करेगा, विंड आपके शरीर से टकराएगी, ठीक है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना आपकी स्पीड को कम कर देगी। ठीक है ना, तो तभी मैंने बोला कि जो एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस आपका RT3 है, जो कि ट्रेन रेजिस्टेंस का थर्ड टाइप है, दैट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड, यानी आप बोलोगे जब विंड वेलोसिटी जीरो है तब भी ये आपका वर्क करेगा। ठीक है, अगर इसके फॉर्मूले की मैं बात करूं RT3, तो देखिए अब क्या करना है आपको, 0.0000 आपने पहले कर रखा था, 2 बार 0 और करो 6, हाँ, 0.0000 W इंटू वी आपने इससे पहले लिखा हुआ था, वी का स्क्वायर कर दो, बच गया। इट इज द फॉर्मूला। ठीक है, तो तीनों मैंने रिलेट करवा दिए, होपफुली ये चीजें याद भी रहेंगी आपको। 0.0000 6 इंटू 6 भी है, 6 भी है। ठीक है, यहाँ पे रुको, 0.000006, 8 की जगह 6 हो जाएगा, इंटू डब्ल्यू बी स्क्वायर। ठीक है, पहला 16 था, फिर 8 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर डब्ल्यू इंटू वी का स्क्वायर हो गया। अगर मैं बात करूं टोटल ट्रेन रेजिस्टेंस की, RT की मैं बात करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, RT1 प्लस RT2 प्लस RT3, दैट इज इक्वल टू द टोटल ट्रेन रेजिस्टेंस आपका निकल के आ गया। ठीक है, तो टोटल ट्रेन रेजिस्टेंस अगर कहीं पे भी निकालने को बोलेगा तो इट इज समेशन ऑफ द RT1 व्हिच इज ड्यू टू द फ्रिक्शन, सेकंड RT2 व्हिच इज ड्यू टू द ऑसिलेशन और स्वे, और थर्ड इट इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस RT3। नेक्स्ट बढ़े आगे, इसमें लिखेगा अगला, रेजिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक प्रोफाइल। घर जाते टाइम की स्पीड डबल हो जाती है, तुम लोगों की स्पीड डबल हो जाती है घर जाते टाइम करो ना। रेजिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक प्रोफाइल, सारी नींद गायब 15 मिनट पहले घर जाने की। देखिए इसमें रेजिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक प्रोफाइल, तो रेजिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक प्रोफाइल तो कल ही पढ़ा हुआ है हमने वैसे। ठीक है, अगला लिखेगा, ये हो गया ट्रेन रेजिस्टेंस कंप्लीट। ठीक है, दूसरा आपका आएगा रेजिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक प्रोफाइल। ठीक है, ट्रैक प्रोफाइल में पहले तो मैंने बताया था रेजिस्टेंस ड्यू टू ग्रेडियंट ऑफ द ट्रैक RG। ठीक है, और अगला होगा आपका रेजिस्टेंस ड्यू टू कर्व, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। तो पहला लिखना रेजिस्टेंस ड्यू टू ग्रेडियंट ऑफ ट्रैक, इसके अंदर पहला आएगा आपका रेजिस्टेंस ड्यू टू ग्रेडियंट ऑफ कर्व, सॉरी ग्रेडियंट ऑफ कर्व, रेजिस्टेंस ड्यू टू ग्रेडियंट ऑफ ट्रैक होगा ना, ग्रेडियंट ऑफ ट्रैक दैट इज RG, रेजिस्टेंस ड्यू टू ग्रेडियंट ऑफ ट्रैक विच इज इक्वल टू RG। अगर आप ग्रेडियंट बना भी लोगे तो सिंपल सी बात है, कल ही बना रखा मैंने इसको तो। ठीक है, ये आपकी ट्रेन थी, इस ट्रेन में ये व्हील भी बना दो इसके लिए। ठीक है, यस, ये आपका था W,
ठीक है, और यहाँ पे W cos थीटा, और ये वाला हो जाएगा आपका W sin थीटा। तो मैंने कल ही बताया था ना आपको कि इसमें अगर ग्रेडियंट में आपकी ट्रेन दौड़ेगी तो उसमें रेजिस्टेंस कौन सा होगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दैट इज द रेजिस्टेंस W sin थीटा। और sin थीटा को हम लोग tan थीटा के इक्वल भी करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, sin थीटा इक्वल टू tan थीटा यानी W tan थीटा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस ड्यू टू ग्रेडियंट ऑफ ट्रैक, आपका हो जाएगा W sin थीटा। ठीक, किसी को दिक्कत होगी तो पूछ लेना, अदरवाइज मैं समझ रहा हूँ कि सबको आता है, ठीक है। कल कर रखा है हमने ये W इंटू टेन थीटा, ठीक है। थीटा आपका है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, आपका ये थीटा है, दिस इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। यस, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो W तो आपका वेट ऑफ द ट्रेन है, और थीटा है यहाँ पे आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। थीटा यहाँ पे कंसीडर कर लो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। हाँ, स्लोप देखो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ पे थीटा हो गया है, ठीक है। रेजिस्टेंस ड्यू टू ग्रेडियंट ऑफ ट्रैक आपका निकल गया W sin थीटा, और इसका न्यूमेरिकल मैंने पहले ही करवा दिया आपको, ठीक है। वो कल करवा दिया न्यूमेरिकल इसका, तो होपफुली वो आपको क्लियर भी होगा, आने वाले टाइम पे अगर आएगा तो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन देख लो, ये वेलोसिटी कर दो यहाँ पे v, ताकि पता हो कि मूवमेंट किस साइड है, क्योंकि मूवमेंट ऊपर होगा तो W sin थीटा इसे नीचे खींचने की कोशिश करेगा। हो गया। अगला लिखिएगा रेजिस्टेंस ड्यू टू कर्व, बी लिखना। ये तो आपका ग्रेडियंट आपने कर दिया। सेकंड आप लिखिएगा रेजिस्टेंस ड्यू टू कर्व, इंपॉर्टेंट है अगेन, रेजिस्टेंस ड्यू टू कर्व, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका आर सी, कर लो उसको जो करना है आप, ठीक है, मर्जी। रेजिस्टेंस ड्यू टू कर्व, अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस ड्यू टू कर्व, इसको मैं लिख देता हूं आरसी। तो देखिए आरसी अगर आप यहाँ पे निकालोगे ब्रॉड गेज के लिए, तो पहले तीन फॉर्मूले हैं। ब्रॉड गेज के लिए आपका 0.0004 W इंटू डी डिग्री। अगर मैं बात करूं मीटर गेज के लिए, तो ये 0.0002 W डी डिग्री। और थर्ड आपका होता है नैरो गेज के लिए 0.000, रुको ये 3 था ना, हाँ ये 3, ये नीचे 2 हो जाएगा W इंटू डी डिग्री, ये हो गया, ठीक है। हाँ, आ रखे ना एग्जाम में क्वेश्चन इससे, किसके, हाँ ये अच्छा परसेंटेज इसके बेस पे पूछा बस ने, अच्छा हाँ 0.04% ड्रॉप होकर के पूछा है। हाँ वो भी है 0.04% आपका W इंटू डी डिग्री, 0.03% W इंटू डी डिग्री, 0.02% W इंटू डी डिग्री। आप वैसे भी रिलेट करके याद कर लो, खत्म कहानी, ठीक है। तो ये आपका आ गया तीनों के केस में ब्रॉड गेज हो गया। हाँ हाँ, 3 जीरो बीच में है, 0.0004 इंटू W डी डिग्री, 0. हाँ सेम ही है वैसे। रेजिस्टेंस जो लिया गया है यहाँ पे कर्व में, कर्व में जो रेजिस्टेंस लिया गया है वो ग्रेड कंपनसेशन के इक्वली लिया गया है, W इंटू टी से मल्टीप्लाई कर दिया वेट ऑफ द ट्रेन से ना, ठीक है। डी इज द डिग्री ऑफ कर्व, हाँ क्या नहीं पता होगा, इतना तक तो याद करना ही करना है, ये चीजें यहाँ तक होनी भी चाहिए यार, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपका आएगा अगला, ये तो हो गया आपका दूसरा कंप्लीट। तीसरा आएगा, थर्ड आएगा ना, हाँ। नहीं नहीं इसमें थर्ड नहीं, आप टोटल थर्ड, ये दो ही है ना इसमें, रेजिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक प्रोफाइल में दो ही है, ग्रेडियंट और कर्व की वजह से। अगला आएगा आपका रेजिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक्टिव एफर्ट,
रेजिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक्टिव एफर्ट। थर्ड आपका रेजिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक्टिव एफर्ट आपका आ गया अगला। ठीक है, ट्रैक्टिव एफर्ट के लिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो पहला होगा यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्यू टू स्टार्टिंग और एक्सेलरेशन, दो चीजें पढ़नी है इसके अंदर भी आपको। ठीक है, तो इसमें लिखेगा पहला रेजिस्टेंस ड्यू टू स्टार्टिंग। पहला आ जाएगा आपका इसके अंदर पहला आएगा थर्ड के अंदर रेजिस्टेंस ड्यू टू स्टार्टिंग। स्टार्टिंग और ये हो जाएगा आपका आर एस। रेजिस्टेंस ड्यू टू स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं तो ये अलग अलग दिया हुआ इन्होंने लोकोमोटिव और व्हीकल के लिए। ठीक है, पहला आपका फॉर लोकोमोटिव इंजन पे, और दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है फॉर ट्रेन। तो दोनों के लिए इन्होंने अलग अलग दिया हुआ है रेजिस्टेंस जो आपका निकल के आने वाला है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आपकी अलग अलग है, दोनों के लिए ध्यान रखना, या व्हीकल या ट्रेन जो भी है। ठीक है, पहला आपका हो जाएगा ये 0.15 ऑफ W1, 0.15 ऑफ W1, और यहाँ पे देगा 0.005 ऑफ W2। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ड्यू टू स्टार्टिंग आपका कितना हो जाता है फॉर लोकोमोटिव 0.15 ऑफ W1 एंड फॉर व्हीकल या ट्रेन इट इज 0.005 ऑफ W2। ठीक है, यहाँ पे W1 है, इट इज द वेट ऑफ द लोकोमोटिव इन टन, और W2 यहाँ पे आपका वेट ऑफ व्हीकल इन टन। वॉइस इंटरप्टेड हो रही है, लाइट एक्चुअली ना यहाँ पे अभी गई, तो मे भी कोई इफेक्ट पड़ा हो। अब आ रही, अभी क्लियर है? अदरवाइज सामने जो लिखा हुआ है उसको लिख लो, लास्ट में लिख लो वैसे होगा। ठीक है, मतलब वीडियो भी है, आंसर भी लास्ट में। कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है सामने, अजीब सी आवाज़ आ रही है। ये इन्वर्टर है इसके साथ में, इन्वर्टर चल रहा है ना, इन्वर्टर की आवाज़ आ रही है। थोड़ा सा मैनेज कर लो, लास्ट कुछ टाइम है, थोड़ा बचा हुआ इससे पहले हो जाएगा काम। ठीक है, यहाँ पे W1 इक्वल टू लिखना, इट इज दी वेट ऑफ लोकोमोटिव इन टन, वेट ऑफ लोकोमोटिव इन टन। W2 की अगर मैं बात करूँ तो वेट ऑफ ट्रेन इन टन, आपने लिख दिया होगा। ठीक है, तो W1 एंड W2 आपका जो है रेजिस्टेंस ड्यू टू स्टार्टिंग। इसके क्वेश्चन आई थिंक जितना मुझे याद है इसके रीजन नहीं पता मुझे, PSC जेसन ज़्यादा तक यहाँ पे नहीं आ रहे। ठीक है, स्टार्टिंग फिलहाल तक जितना मुझे पता है, अभी क्या पता देखोगे क्या पता इससे आ रहे हैं नहीं पता। ठीक है, अच्छा बता दिया अभी तो क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, अभी एक क्वेश्चन है। अगला लिखिएगा, इसमें लिखिए रेजिस्टेंस ड्यू टू एक्सेलरेशन। अगला लिखिएगा रेजिस्टेंस ड्यू टू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट इसी के अंदर दूसरे आपका रेजिस्टेंस ड्यू टू एक्सेलरेशन। रेजिस्टेंस ड्यू टू एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे RA,
आर ए की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये 0.028 डब्ल्यू v1 माइनस v2 अपॉन टी, ये आपका है रेजिस्टेंस ड्यू टू एक्सेलरेशन। 0.028 डब्ल्यू v1 माइनस v2 अपॉन टी, जहाँ पे v1 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो वेलोसिटी एट बिगिनिंग इन kmph। अगर बात करूँ मैं v2 की तो वेलोसिटी एट एंड इन kmph। अगर मैं बात करूँ t की तो t यहाँ पे होता है टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव द रिक्वायर्ड स्पीड, ठीक है। ये जाएगा आपका टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव टाइम टू टाइम टू टाइम टू अचीव टू अचीव देखो टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव फाइनल स्पीड, टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव टारगेटेड स्पीड, क्या बोल सकते हैं उसको हम? विद फाइनल स्पीड, हाँ कुछ भी लिखो, डिजाइन स्पीड लिखो या कुछ भी। जीवन स्पीड कर दो यार, चल जाएगा, ठीक है। जो भी स्पीड की रिक्वायरमेंट है वो अचीव करने के लिए जितना टाइम लगेगा दैट इज टी। अगर किसी ने नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हो टाइम, इसमें लिख सकते हो आप लोग टाइम टू अचीव रिक्वायर्ड स्पीड लिखना है। हाँ, टाइम टू अचीव रिक्वायर्ड स्पीड। हाँ, और डब्ल्यू यहाँ पे है वेट ऑफ ट्रेन इन टन, डब्ल्यू कहीं पे लिखा गया मैंने, हाँ, वेट ऑफ ट्रेन इन टन, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन की वजह से, ठीक है, रेजिस्टेंस ड्यू टू एक्सेलरेशन 0.028 डब्ल्यू इंटू वी वन माइनस वी टू अपॉन टी। इससे पहले स्टार्टिंग एंड स्टार्टिंग का किया था हमने, स्टार्टिंग में था 0.15 ऑफ डब्ल्यू, किसके लिए, लोकोमोटिव के लिए, और ट्रेन के लिए 0.005 डब्ल्यू, ये ट्रेन के लिए था आपका, ट्रेन का वेट और लोकोमोटिव का वेट रिस्पेक्टिवली होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपके रेजिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक्टिव एफर्ट, यानी तीसरा आपने पढ़ लिया यहाँ पे, ठीक है। फाइनल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो दैट इज इक्वल टू दी, जो आपका है नेक्स्ट, या रेजिस्टेंस ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इट इज द विंड, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन लिखना, उसके बाद लिखना ब्रैकेट में विंड, लास्ट रेजिस्टेंस है वो आपका, इसको लिख लो पहले सभी लोग ऑनलाइन भी। नींद हम घर छोड़ के आएंगे, देखो चौथा लास्ट आपका रेजिस्टेंस है और लास्ट ये आपका पार्ट भी है, ठीक है, इस यूनिट का। क्या क्या रेजिस्टेंस ड्यू टू विंड में लिखा हूँ सीधे, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज दी विंड। इससे पहले जो विंड पड़ा था उसकी स्पीड पे डिपेंडेंसी नहीं थी, वहां पे जीरो स्पीड हो तब भी आपका वो लेना था आपको, ठीक है। लेकिन ये आपका डिपेंड करेगा स्पीड पे, ठीक है, ये करेगा आपका विंड की स्पीड पे, विंड वेलोसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। दूसरा डिपेंड करेगा कि जो विंड आपकी बह रही है वो कौन सी डायरेक्शन में बह रही है। अगर सेम डायरेक्शन में बहेगी तो ऑब्वियसली बात है आपका रेजिस्टेंस कम होगा, जिस डायरेक्शन में आपका ट्रेन दौड़ रही उसी डायरेक्शन में अगर आपकी विंड भी ब्लो करेगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन अगर उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगी और ज्यादा वेलोसिटी है, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इसके अलावा ये भी डिपेंड करेगा कि ट्रेन का कितना एरिया विंड के साथ में एक्सपोज है,
ठीक है, कितना सरफेस एरिया एक्सपोज है टू द विंड। ठीक है, ज्यादा अगर एक्सपोज होगा तो ऑब्वियसली बात है रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कम होगा तो कम। तभी आपने देखा भी होगा जो बुलेट ट्रेन से अभी बन रही है आपकी, या जो भी ट्रेन हाई स्पीड ट्रेन है, वहाँ पे विंड को काटने के लिए जो फ्रंट वाला जो पार्ट बनाते हैं, हाँ वो बिल्कुल हम लोग बनाते हैं जिससे कि विंड वहाँ से पास कर जाए, ना कि विंड रजिस्ट करे। देखिए विंड पास करने के लिए हमें, अगर आपने आरसीसी भी पढ़ा, तो वाटर को पास करने के लिए हम लोग कभी भी सर्कुलर कॉलम को ही प्रोवाइड करते हैं। हम लोग रेक्टेंगुलर कॉलम या स्क्वायर कॉलम को प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि वो क्या करते हैं, वाटर को, हाँ वाटर को रेजिस्ट करते हैं। लेकिन अगर सर्कुलर कॉलम की अगर मैं बात करूँ तो ये स्मूथ फ्लो आपका देता है किसको, वाटर को। सिमिलर वे यहाँ पे भी है कि हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे ऐसा सेप प्रोवाइड करेंगे विंड का, सॉरी उसका ट्रेन का फ्रंट में, जिससे कि विंड इजीली पास हो जाए, रजिस्ट ना करे। ठीक है ट्रेन। तो लिखिए इसमें पहला, इसमें लिखिएगा विंड रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन, विंड रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन, wind resistance depend upon number one wind velocity, number one wind velocity, number two direction of wind, number two direction of wind with respect to wind velocity, number दो लिखना direction of wind with respect to direction of train movement, direction of wind with respect to direction of train movement। थर्ड लिखिएगा sectional area, sectional area exposed to wind, sectional area exposed to wind। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस विंड रेजिस्टेंस की, जो वैल्यू आपकी निकल के आती है आर डब्ल्यू 0.000017 डब्ल्यू बी स्क्वायर, एक बार रुको, ए बी स्क्वायर 0.000017 ए बी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है आपका विंड रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आपकी निकल के आती है, जहाँ पे ए है आपका एक्सपोज्ड एरिया और वेलोसिटी ऑफ विंड यहाँ पे वी है। ठीक है, ए यहाँ पे है एक्सपोज्ड एरिया, एक्सपोज्ड एरिया इन मीटर स्क्वायर। अगर मैं बात करूं यहाँ पे v की, हाँ वेलोसिटी ऑफ विंड इन kmph, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ विंड इन kmph। तो 0.000017 av स्क्वायर ये आपका आ जाएगा तो विंड रेजिस्टेंस। कंप्लीट, अब खुश हो। ठीक है, हो गया आपका ये कंप्लीट, यूनिट कंप्लीट होगी। एक क्वेश्चन जरा कर्व का करिए, उसके बाद छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो कल हमारा आएगा पॉइंट एंड क्रॉसिंग। पॉइंट एंड क्रॉसिंग का भी हम लोग कवर कर लेंगे अच्छे से। होपफुली कल क्लास डिजिटल बोर्ड में ही करवाएंगे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, ऐसे समझना। अगर एक बार समझ लिया ना, वो रटने वाली बात नहीं है। टंग रेल क्या होती है, स्टॉक रेल क्या होती है, एक बार आपने देख लिया अगर उस चीज़ को प्रॉपरली, ठीक है, और पॉइंट क्या है, क्रॉसिंग क्या है, स्ट्रेचर बार्स क्या है, ठीक है, पॉइंट ऑफ स्विच, थ्रो ऑफ स्विच क्या है, एंगल उसका कैसे निकालते हैं, तीन चार मेथड होती है, पढ़ना एक ही मेथड है, पोल्स मेथड। ठीक है, या इसके अलावा आपका टर्न आउट आपका क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक बार आपने विजुलाइज कर ली तो आसानी से आप वो यूनिट भी निकाल ले जाओगे। थोड़ी ज़्यादा पढ़नी है, पीछे का न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन है, बड़े जो जियोमेट्री है वो करेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि उसमें काम नहीं, जितना आपका काम का होगा वो फॉर्मूले में आपको डायरेक्टली दे दूंगा। ठीक है ना, बाकी ईएस मेंस को लिखना है नहीं, तो फालतू में उतना बड़ा वो पढ़ के फिर फायदा भी नहीं है। टाइम तो होगा, मैं करवा देता मैं 2 दिन में, लेकिन कोई फायदा नहीं उसका पढ़ के फालतू। ठीक है, फिर देखेंगे सिग्नल में कितना चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सिग्नल मैंने भी फिलहाल अभी इतना देखा नहीं है कि कितना चीज़ें सिग्नल से आ सकती है, सिग्नल उसी हिसाब से हम लोग आगे लेके जाएंगे। ठीक है, बाकी ये 4 यूनिट मैंने कम्प्लीटली ढंग से करवा दी है। इन्हीं से आपका देखना 10 क्वेश्चन आएंगे तो 7-8 क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे। 4 यूनिट कल पढ़ोगे, उसके बाद 8-9 क्वेश्चन ऊपरी 10 के 10 ही बन सकते हैं। सिग्नल से कोई आ भी नहीं सकता, क्या पता। ठीक है, ठीक है, इसमें लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द कर्व रेजिस्टेंस, व्हाट इज द कर्व रेजिस्टेंस फॉर अ 50 ton train, for a 50 ton train on a broad gauge track
ऑन अ ब्रॉड गेज ट्रैक ऑन अ 4 डिग्री कर्व, ऑन अ 4 डिग्री कर्व। निकालो जरा फटाफट, चलो जल्दी। कैलकुलेटर यूज करते हो इसके लिए भी कैलकुलेटर यूज करो तुम लोग? आदत तुम्हें लेट हो गई, आदत पड़ी है कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। ए 0.8, हाँ ये कैसे निकला? पॉइंट, हाँ 0.08 इज द राइट आंसर। 0.8 कैसे निकाल दे? कैलकुलेटर यूज करके भी गलत निकाल दे, हद है। इनका भी 0.8 आ रहा है, अंजना गलत है। यस अब सही है। यहाँ पे देखो W इज इक्वल टू हो जाएगा आपका निकालना क्या था, आर सी ना, ये होता है आपका 0.0004 W इंटू डी ना, 0.0004 इंटू डब्ल्यू कितना है, डब्ल्यू कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, ठीक है, इंटू कर्व, डी डिग्री कितना दिया हुआ है, डिग्री कितना दिया हुआ है 4 डिग्री दिया हुआ है 4, ये 200 हो गया, ये हो गया 200, ठीक है। 200 से 2 जीरो हटा दो यहाँ से, ये पॉइंट लगा दो, ये हटा दो। कैलकुलेटर क्यों यूज करते हो बताओ ना मेरे को, किस चीज के लिए कैलकुलेटर यूज करते हो? कैलकुलेटर फंस जाओगे किस दिन देखना। अभी ईएस के क्वेश्चन जाओगे ना, एक्यूरेसी ईएस में क्वेश्चन देखोगे, मैंने बताया था ना आपको, एनए पॉजिटिव वाले में अभी भी याद आता है क्वेश्चन, मैं गलत करके आया था एग्जाम में, निकला ही नहीं कैलकुलेट करने के लिए। एक क्वेश्चन आया था ईएससी में 2018 में, कितना कौन सी एग्जाम में, एसआर वैल्यू निकालनी आई थी, तो बहुत इजी होती है, सी ए प्लस एम जी पॉजिटिव डिवाइडेड बाई 2 करके कुछ फॉर्मूला होता है, एन ए पॉजिटिव प्लस सी ए पॉजिटिव। हाँ हाँ, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, मुझे ध्यान, ठीक है, तो सिंपल बेसिक फॉर्मूला है, सी ए पॉजिटिव अपॉन सी ए प्लस एम जी पॉजिटिव डिवाइडेड बाई कुछ तो होता है ना, ठीक है, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है जो उन्होंने बोला। तो इसमें मैंने फॉर्मूला रख दिया, सब्सिडी रख दिया, और आंसर वहाँ पे दे रहे 0.14, 0.16, 0.18, 0.12, ये आंसर था उसमें, और अंडर रूट के अंदर था, अंडर रूट के अंदर था कैलकुलेशन, कैलसी तो ये इसमें अलाउड होता ही नहीं है। और रोलिंग लोड का क्वेश्चन आता है वहाँ पे, रोलिंग लोड का क्वेश्चन कभी कैलकुलेट करके दिखा दो एक बार, 3 रोलिंग लोड पे देता है वो क्वेश्चन, और वो कैलकुलेट ही नहीं होता कभी, पेंडिंग मोमेंट निकालना, करने वाले करते हैं भाई, कैलकुलेट कर देते हैं। हंगामा तो हो रहा, करो ना हंगामा तुम लोग भी। यस निधि बिल्कुल सही आंसर आपका। ट्विटर, ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यही क्लास थी अभी आपकी, कल 1:30 बजे मिलेंगे। हाँ कोई नहीं, ठीक है, कल मिलता है 1 बजे, ठीक है, ओके।